आयशा से मेरी फ़ोन पर अचानक ही बात हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि उस दिन मैं सोचों के गहरे भंवर में फंसा हुआ था कि अचानक फ़ोन की बेल जाग उठी। मैंने नंबर देखे बगैर ही कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगा लिया। कौन बात कर रहा है? दूसरी तरफ से एक नुस्वानी शीरी और मुलायम आवाज़ ने मुझे यादों के भंवर से बाजू पकड़कर निकाल दिया। मैं खाबर हुसैन बोल रहा हूँ, आप कौन हैं? मैंने पूछा। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मैंने आपकी एक मशहूर मैगजीन में कहानी पढ़ी, बहुत ही अच्छी थी, मुझे तो बहुत ही पसंद आई। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए और हाँ, आइंदा भी लिखते रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो हमें याद रखती हैं। ये आप लोगों की पजीराई है जो हम आज मुसन्निफ के ओहदे पर फाइज हैं। मैंने कहा, अच्छा खाबर साहिब, अभी मुझे इतना ही कहना था। कल इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। वो मध्य भरे अंदाज में बोली। अल्लाह निगहबान, मैंने जवाब दिया। फिर रब्ता कट गया। इस तरह की कॉल्स और SMS आना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं बहुत बड़ा तो नहीं, मगर इतना मकबूल मुसन्निफ ज़रूर था कि मेरी हर कहानी को पसंद किया जाए। मैं मुल्क के बेशुमार मैगजीन और डाइजेस्टों में लिख रहा था और कई मेहरबान एडिटर्स ने मेरा राब्ता नंबर मेरी स्टोरीज के साथ लगा दिया था, जिससे मुझे बहुत सी कॉल्स और SMS वसूल हो रही थी, मुल्क और बैरून मुल्क से भी। ये सितारे बेचारे क्या अकेले ही सदियों से इस तरह रहते हैं? क्या इनका कोई अपना नहीं जो इनकी तन्हाई को बांट सके? क्या इन्हें कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, जो हर शाम के बाद मुस्कुराते नजर आती हैं? या फिर मुसाफिरों को रास्ता दिखाना उनकी खिदमत में कुदरत ने शामिल कर दिया है? या फिर रातों के सन्नाटे को कम करने के लिए इंसान के बेहतरीन साथी हैं? स्याह रात इन्हें गोद में लेकर खुद पर कितना फख्र करती होगी। तारे भी कितने प्यार से उसके दामन के साथ लिपटे हुए हैं, जैसे एक बच्चा उन्हीं की पहचान रखता है। मैं काफ़ी देर से छत पर खड़ा झलमिलाते सितारों की तरफ देख रहा था। फिर दूसरे ही लम्हे मोबाइल की SMS बेल हुई। मैंने पैगाम पढ़ा। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो खाबर और क्या हो रहा है? आयशा, इस्लामाबाद। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, कुछ नहीं, बस रोशन सितारों की तरफ देख रहा हूँ। इंसान तो बहुत मिले मगर बिछड़ते चले गए, मगर ये धोखा कभी नहीं देते। इन्हें चाहे कुछ भी कह लो, ये सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देंगे। ना तो ये शिकवा करते ना शिकायत। बड़े सच्चे और मुखलिस दोस्त हैं। मैंने लिखकर भेजा। अरे भाई वाह, आप तो बड़ी गहरी बातें करती हैं, उसने जवाब भेजा। अरे नहीं आयशा, आम सा बंदा हूँ, भला गहरी बातें कहाँ से आती हैं हमें? वो तो मैं जान चुकी हूँ आप कितने आम इंसान हैं। बहरहाल आपसे कल कॉल पर बात होगी, बात लाजमी करना। हाँ, फिर दूसरे दिन उसका फ़ोन आ गया। सलाम दुआ के बाद बातों का सिलसिला चल पड़ा। उस लड़की की आवाज़ में अपनायत से भरपूर ऐसा सहर था जो मेरे आसाब पर पूरी तरह मुसल्लत होता जा रहा था। उसकी बातें मेरे एहसासात पर मुसर्रत का तासुर छोड़ने लगीं। इस तरह बात करने का फ़न मैंने किसी और में नहीं देखा था और ये हर किसी के पास भी नहीं होता। खावर, क्या आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते? मुझे आपसे मिलना है। एक दिन उसने सवाल कर दिया तो मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। क्या मिलना ज़रूरी है आयशा? मैंने पूछा। नहीं, ये बात नहीं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं जो कुछ सोचा जाए वही सच हो। ख्यालात तो गीली रेत की मानिंद होती हैं जो सोचों से टकराकर धीरे धीरे मध्यम हो जाती हैं। तसव्वुरात की बादशाहत कई दफ़ा बनती है, कई दफ़ा उजड़ती है। उसके अपने कोई कदम नहीं होते। तस्वीर का दूसरा रुख भी हो सकता है, जो हसीन सोचों की राहों पर चलने की ख्वाहिश हो, आगे से तारीकी का राज हो। सोचों की उलट ताबीर भी हो सकती है। मैंने जवाब दिया। खाबर, जो दिल में होता है ना, मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये गैब का इल्म जानता है, मगर कुछ खास लोगों के लिए ये कुछ खास बातें ज़रूर इल्हाम कर देता है, जिनके लिए अलग होती हैं। कभी कभी ये जो कह देता है वो सब सच होता है। अगर अपने तई ऐसे मौके पर इसकी बात मान ली जाए तो ये कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी तिलिस्माती आवाज़ हौले हौले शाइस्तगी का एहसास दिला रही थी। आयशा, मैं एक जर्नलिस्ट ऑफिसर हूँ, काम छोड़कर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं बोला। फिर भी मेरी खातिर किसी भी तरह आना होगा, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। उसका जिद करने का अंदाज इस कदर दिल मोह लेने वाला था कि मैं नाना करने के बावजूद भी हाँ कर बैठा। अब मेरे लिए इस्लामाबाद जाना बेहद ज़रूरी बन गया था। ना जाने उस लड़की की आवाज़ में ऐसा कौन सा जादू छुपा था जो उससे मिलने को जी मचल रहा था। उसको देखने की तमन्ना मेरे दिल में उभरने लगी। अगर उसकी आवाज़ नरम गुदाज है तो यकीनन वो नुस्वानी हुस्न का मुकम्मल नमूना होगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा
कि अगर मैं उससे झूठ बोल लूंगा, उससे मिलने ना जाऊंगा तो खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। दूसरे ही दिन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जाहिद ने मुझसे कहा कि मैं इस्लामाबाद अपनी आंटी के घर जा रहा हूं और तुम भी मेरे साथ चलोगे तो सफर का लुत्फ दोबाला हो जाएगा। मेरे लिए ये बात बाइसे मुसर्रत और सोने पर सुहागा थी। अगले चंद दिनों में हम इस्लामाबाद में मौजूद थे। यहाँ से पहले आयशा से मेरी बात हो चुकी थी। रात 12 बजे के करीब हम जाहिद की खाला के घर पहुंचे थे। उसकी खाला ने खाने के बारे में पूछा, मगर थकावट की वजह से नींद हम पर हावी हो रही थी, लिहाजा सोने को तरजीह दी। सुबह हस्बे आदत मेरी आंख जल्द ही खुल गई। जाहिद अभी तक सो रहा था। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं सैर के लिए बाहर निकल गया। वैसे तो सारा इस्लामाबाद ही खूबसूरत दीदा ज़ेब मनाजिर की वजह से अपनी मिसाल आप है, मगर यह इलाका खुशगवार और पुरलुत्फ था। सुबह की ठंडी ठंडी मदहोश हवा, दरख्तों पर बसेरा है, मुख्तलिफ इकसाम के परिंदों की मस्त मस्त बोलियां खालिक कायनात की तस्बीह में मसरूफ थीं। सब्ज़ और ऊंचे ऊंचे दरख्तों के पत्तों की खनखनाहट ऐसे बुलंद हो रही थी जैसे कोई माँ अपने लाडले बेटे को गोद में उठाए बड़े प्यार और अरमानों से लोरी सुना रही हो। सामने पहाड़ों के दामन से आफताब धीरे धीरे उजागर हो रहा था, जैसे कोई पहाड़ सोने का ताज अपने सर पर सजाने की कोशिश में सरगर्दा हो। सामने आबशार से पानी गिर रहा था। उसकी दिल फरेब आवाज ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरे कदम उस तरफ उठ गए। आबशार का पानी एक नदी में गिर रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें उस नदी पर पड़ रही थीं। नदी का पानी इस कदर शफाफ था कि जैसे सूरज भी अपना चेहरा देखने के लिए उस आईने के सामने खड़ा खुद का जायजा ले रहा हो। मैं नीचे बैठ गया और पानी में हाथ डाल दिए। यकबस्तगी का एहसास पूरे वजूद में घुल गया। खावर, तुम यहाँ पर बैठे हो? मैं तुम्हें घर में तलाश करता फिर रहा था। जाहिद मेरे पास आकर बैठ गया। यार देखो ना, कितना हसीन नज़ारा है। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा घर जाने को। दिल चाहता है इन नज़ारों में खोकर रह जाऊं। मैंने शौकी से कहा। उफ मेरे भाई, ये इस्लामाबाद है। यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत नज़ारे हैं। तुम एक को देखोगे तो दूसरे को भूल जाओगे। अब घर चलो, आंटी नाश्ते पर हमारे इंतज़ार कर रही होंगी। वो उठ खड़ा हुआ और मुझे भी उसके साथ चलना पड़ा। जाहिद की खाला का नाम जमीला था। उनकी फैमिली भी मुख्तसर थी। सबसे बड़ी बेटी उज़मा, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, उससे छोटी महविश और उससे छोटा उमर अली था। खालू का गाड़ियों का फर्म था। खाने की मेज़ पर एक तरफ जाहिद, उमर और मैं बैठा हुआ था और दूसरी तरफ उज़मा, महविश और उनकी अम्मी बैठी हुई थीं। मेरे बिल्कुल सामने उज़मा थी। खुदा ने उसे अच्छी शक्ल सूरत से नवाजा था। उसके गोरे रंग पर गहरे स्याह चमकदार बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। आवाज़ में निहायत ही शाइस्तगी और ब्राउन आंखें किसी भी दिल पर गिरफ्त जमाने के लिए काफ़ी थीं। नाश्ता करते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा है। ये मेरी छठी हिस्स थी जो किसी भी लम्हे बेदार हो जाती थी। मैंने गैर इरादी तौर पर हल्का सा सर उठाकर सामने की तरफ देखा। वाकई मेरा शक सही निकला। उज़मा बदस्तूर मेरी तरफ ही देख रही थी। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने जल्दी से नजरें झुका लीं। मैंने कनक्कियों से अतराफ में देखा। सभी लोग नाश्ते में मसरूफ थे। पहली ही नज़र में मैं उस लड़की के तासुरात समझ चुका था, मगर मेरे लिए मेज़बान की आबरू का एहतराम आला नौयत का था। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से जाहिद को शर्मसाज होना पड़े और उसकी इज्जत पर आंच आए। नाश्ते से फारिग होकर मैं और जाहिद कमरे में आ गए। कुछ देर में उमर अली आ गया और बोला, जाहिद भाई, आपको अम्मी बुला रही हैं। जाहिद के जाते ही मैंने आयशा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ उसकी तिलिस्माती मुतरन्नम आवाज़ मेरी समात में रस घोलने लगी। क्या बात है जनाब, आज सुबह सुबह ही याद कर लिया, खैरियत तो है? वो मैं आपके शहर में पहुंच चुका हूँ, मैंने जवाब दिया। नहीं भाई, सच्ची? वो ऐसे बोली जैसे उसे मेरी बात का यकीन न आया हो। उसके लहजे में खुशी की झलक नुमाया थी। मैं सच कह रहा हूँ, कल रात से आया हूँ, मैंने कहा। किस जगह ठहरे हो तुम? वो बोली। मेरा एक दोस्त है, उसकी आंटी के यहाँ, वो भी मेरे साथ है, मैं बोला। आज शाम को आपने ग्रीन पार्क में लाजमी आना है मुझसे मिलने। मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वैसे तुम्हें पता तो है ना कि ग्रीन पार्क कहाँ है? वह सवालिया अंदाज में ऐसे बोली जैसे कोई उस्ताद अपने शागिर्द को समझाता है। मुझे उसका ये अंदाज इस कदर अच्छा लगा कि मैं दिल ही दिल में उसे दाद दिए बगैर न रह सका। मुझे मालूम है, मैं आ जाऊँगा, मैंने कहा। ठीक है, आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगी, वो बोली। एक बात पूछूं आयशा? एक लम्हा सोचकर मैं बोला, हाँ पूछो। उसकी तिलिस्माती आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। सोच रहा हूँ ना जाने हमारा ये मिलना जिंदगी के किस मोड़ पर ला खड़ा करे। हाँ सच कहा, मगर आने वाले हालात के बारे में
कब किसको मालूम हो सका है। ये एक स्याह पर्दा है जिसके पीछे झांकना आम इंसान की कुव्वत आजमाइश से बहुत दूर होता है। बहरहाल ये भी हो सकता है कि कोई बहुत ही हसीन खुशगवार लम्हात जिंदगी की शाहरा पर हमारे साथ चल पड़े। ये बात उसने कितनी आसानी से कह दी थी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में सोचों की बारिश हो रही थी। उनका रुख मोड़ना भी लम्हा फिक्रिया था। कुछ देर बाद जाहिद आया तो मैंने उसे ग्रीन पार्क जाने की बात की। कोई खास बात है क्या? किसी से मिलने जा रहे हो? वो मुस्कुराया। हाँ, ऐसा ही समझो यार, मैंने शौक लहजे में कहा। ठीक है, मैं खाला से कह दूंगा। तुम अंकल की बाइक ले जाना। शाम को मैं ग्रीन पार्क पहुंच चुका था। वहां पर काफी लोगों की आमदोरफ्त थी। मैंने आयशा को देखा नहीं था, इसलिए एक कोने में तन्हा एक बेंच पर बैठ गया। अभी चंद ही घड़ियां गुजरी थी कि आयशा का फोन आ गया। हाँ खावर, कहाँ हो तुम? उसकी तिलिस्माती आवाज एक दफा फिर कानों में रस खोलने लगी। मैं पार्क में आ चुका हूँ आयशा, मैंने जवाब दिया। अच्छा, तुम बैठे कहाँ हो और ड्रेस कौन से कलर का पहना है? वो बोली। मैं दाखिली दरवाजे के करीब ही तन्हा बेंच पर बैठा हुआ हूँ और मैंने ब्लैक जीन्स और रेड शर्ट पहनी हुई है। अरे हाँ, मैंने तुम्हें देख लिया है। मैं बस तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। साथ ही कॉल कट गई। मेरे दिल की धड़कनों में भौंचाल मौजजन होने लगा। पता नहीं वो कैसी होगी। अगर उसकी आवाज़ इतनी तिलिस्मे होशरुबा है तो उसका हुस्न भी क़यामत खेज होगा। यकीनन तुम खावर ही हो ना? मैंने पहचानने में कोई गलती तो नहीं की? मैं अपने ख्यालात को तरतीब दे रहा था कि वही तिलिस्माती सहर अंगेज आवाज़ मेरे कानों में जलतरंग बजाती दिल के निहा खानों को छूने लगी। मैंने नजरें उठाकर देखा, फिर मेरा वजूद किसी में कानकी के तहत उठता चला गया। मेरे सामने कुदरत के अजीम नज़ारों में एक हुस्न का मुकम्मल पैकर मुजस्मा खड़ा था। उसके याकूती होंठों पर सफ़ेद चमकदार दांतों के आगे ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब की बनी दीवार पर मोतिया की ईंटें किसी मेहमान ने बड़े अरमानों से लगाई हों। मीठे शहद का एक एक कतरा सदियों से किसी नायाब हीरे में जमा होता रहा हो, फिर कुदरत ने उस हीरे को तराश कर उसके होंठों की तख्लीक की हो, फिर उनसे शहद की बूंदें रिस रही हों। रसीले होंठों पर जब उसने शबनम सजाया तो गुलाब और मोतिया के तरोताज़ा फूल उसके होंठों से टपक कर उसके दामन में गिर रहे हों। उसके गालों पर सफ़ेद दूध की नदियां बह रही थीं। मस्ती की ऊंचाई से गिरता आबशार शोखियों की नदी में बहता जा रहा हो, जैसे कुदरत ने बागे बहारां की तमाम तर रानाई उसके गालों में बसा दी हो। तमाम खिलने वाले फूलों की रौनक उसके गालों में सिमट आई हो, जैसे नदी में रुआं रुआं मोतियों से झलकता जा रहा हो। कोई उसे हाथ से छू लेगा तो वो भी बह जाएगा। उसकी गजाला आंखें किसी कीमती लाल की तरह झिलमिला रही थीं। जब पलकें झपकीं तो शाम के साए लहराने लगे। जब पलकें उठी तो सुबह की लाली फूटने लगी। उसकी आंखें मसले कमान थीं। जब वो उठी तो नैनों के तीर हवा के दोष पर सीधा दिलो जिगर के पार हो जाएंगे, या फिर दो धारी तलवारें जो बरसते ही जलाकर खाक में मिला देंगी। उसकी बड़ी आंखों में एक शोखी थी, एक शरारत थी, एक जज्बा था, एक राज था, शराब की तरह खुमार था। उसके भूरे बाल ऐसे थे जैसे कुदरत ने दुनिया की तमाम कानों का सोना यकजा करके फिर एक एक बाल तराशा हो। जब उसने हल्का सा सहलाया तो बालों से खनखनाती मस्ती भरी दम उठी और पूरी फिजा में तहलील हो गई। उसकी ठोड़ी पर काला तिल था, जैसे हुस्न की अजीम सल्तनत पर एक पहरेदार बिठा रखा हो, या फिर हुस्न की उस अजीम सल्तनत पर उठने वाली हर बुरी नज़र को अपने अंदर जज्ब कर लेता हो। मेरे सामने वाकई मुनफरिद, लाजवाब और बेमिसाल हुस्न का मुजस्मा मौजूद था, जो बादे सबा का झोंका महसूस हो रहा था, जो कौसे कज़ा के साथ रंगों से मुज़य्यन था, जो दिलो दिमाग को मफलूज करने के लिए एक अफ्रीकी शहर था। मेरी हालत भी ऐसी थी कि मैं मुंजमद वजूद बना उसे देखे जा रहा था, जैसे मैं एक बेजान मुजस्मा हूँ। ओह हेलो, कहाँ गुम हो मिस्टर खावर? उसने मेरी आंखों के सामने हाथ लहराया। मैं गुम कहाँ हूँ? मेरी तो रूह निकलकर तुम्हारे हुस्न का दीदार करने के लिए निकल गई है। मेरे तो होशो हवास तुम्हारी जालिम नजरों की भीड़ चढ़ गई हैं। मेरी तो सोचें तुम्हारे गालों पर बहती शराब की नदी में डूब चुकी हैं, जहां से बचना मुश्किल है। मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही थी, सिर्फ ये दिल की आवाज़ थी जो मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा था। देखो, मैं जानती हूँ तुम गूंगे नहीं हो, अब क्या हो गया है, तुम बोलते क्यों नहीं? मेरे सामने ये अदाकारी नहीं चलेगी, कोई बात तो करो। उसकी तिलिस्माती आवाज़ एक बार फिर मेरे वजूद में सरायत कर गई। बात क्या करूं? मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं जो तुमसे कह सकूं। तुमको देखा है तो बस खोया हूं। तुमसे अगर कुछ कहना भी चाहूं तो कह ना पाऊंगा।
आवाज़ अब भी मेरे दिल की चार दीवारी से बुलंद हो रही थी, मगर जुबान बेजान थी। खावर, क्या हो गया है तुम्हें? अब इस तरह बुत बने क्यों खड़े हो? उसने मेरा कंधा पकड़कर झिंझोड़ा। ओ हाँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी सपने से बाहर निकला हूं या फिर कोई हसीन ख्वाब टूट गया हो। आप कैसी हैं आयशा? मैंने बमुश्किल पूछा। मैं तो ठीक हूं, और तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। आयशा ने अभी इतना ही कहा था कि एक लड़की की आवाज़ ने हमें अपनी तरफ मबजूल कर लिया। आशिकी बच्ची, मुझे गाड़ी में बिठाकर खुद यहाँ आ गई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगले ही लम्हे एक जवान और खूबसूरत लड़की कदरे भागते हुए हमारे पास आ गई। उसके नकोश और अदाई किसी हद तक आयशा से मिलती थीं। खावर, इससे मिलो, ये मेरी छोटी बहन हिना है, और हिना ये खावर हुसैन है। आयशा ने रस्मी तारुफ करवाया। खावर हुसैन, जो बहुत बड़े राइटर हैं। हिना बोली, सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम दोनों बड़े शौक से आपकी कहानियां पढ़ती हैं। आपका शुक्रगुजार हूं जो आप हमें इस काबिल समझती हैं। फिर वो तीनों बेंच पर बैठ गए। खावर, मजीद कुछ अपने बारे में बताओ ना, क्या करते हो? जिंदगी कैसी गुजर रही है? आयशा मुझसे मुखातिब हुई। बस आयशा जी, रोजगार से नबरुद आजमा हूँ और हत्तुल इम्कान कोशिश है कि जिंदगी अच्छे तौर तरीके से गुजरे, मैंने जवाब दिया। खावर, मुझे आयशा जी नहीं बल्कि आशी कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। उसने पहली बार मेरी आंखों में झांका। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसकी मुकद्दस आंखों की ताब ना ला सकूंगा, लिहाजा मैंने निगाहें झुका ली। ठीक है, मैं आपको आशी ही कहूँगा। और अपने बारे में भी कुछ बताइए, मैंने पूछा। मैं पेरिस में होती हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं वहाँ पढ़ती हूँ, मेरी पैदाइश भी वहाँ की है। 2 माह के लिए हिंदुस्तान आई हूँ, वो बोली। हिना, आप क्या करती हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। मैं बहुत कुछ करती हूँ, अगर कोई करवाना चाहे तो। वह शरारती अंदाज में हंसी। अरे उल्लू की दुम, क्यों बेचारे का दिमाग चाट रही हो? खावर ये भी पढ़ती है और मेरी कज़न होने के साथ बहुत अच्छी और गहरी दोस्त है, लिहाजा मैं इसे अपनी बहन ही समझती हूँ। आयशा बोली, हमारी दोस्ती इस कदर गहरी है कि हम हर चीज़ मिल बांट कर खाती हैं। हिना ने ये अल्फाज इस अंदाज में कहे कि मैं चौंके बगैर न रह सका। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। अच्छा, ज़्यादा नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आशी ने उसे टोक दिया। इसे भी कुछ बोलने का मौका दो, कब से तुम्हारी कचर कचर सुन रही हूँ। खावर, तुम भी कुछ बोलो ना। आपकी इतनी मीठी और मदहोश आवाज़ सुनकर किस काफिर का दिल चाहेगा बात करने को? मैं मुस्कुराया। लो, अभी से इतनी मीठी और मदहोश आवाज़ सुनाई दे रही है, आगे चलकर पता नहीं क्या क्या सुनाई देगा। हिना आंखें घुमाकर बुड़बुड़ाई। हिना की बच्ची, मैं इसी वजह से तुम्हें अपने साथ नहीं लाती, तुम्हारी जुबान कैंची की तरह फरफर चलती है। चलो जाकर गाड़ी में बैठो। आशी ने उसे हल्का सा धक्का दिया। तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रही, समझी? आखिर हम दोस्त हैं, हमारा भी हक है खावर साहिब पर। क्यों यार, बताओ ना। हिना ने कंधे उचकाकर ताईद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। ये क्या बोलेगा? तू उठ यहाँ से। मेरे कुछ बोलने से पहले आशी यकदम उठ खड़ी हुई और हिना का बाजू पकड़ लिया। चलो यहाँ से, मैं तुझे गाड़ी में बंद करके आती हूँ। अरे आशी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ दें इन्हें, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, इनके कहने पर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मगर अब अपनी चोंच बंद ही रखना। आशी बेंच पर बैठ गई। फिर हमने इधर उधर की चंद बातें की। ओके खावर, अब हम चलते हैं, कल इंशाल्लाह फिर यहाँ पर मुलाकात होगी। वो दोनों उठ खड़ी हुई, मैं भी उठ खड़ा हुआ। फिर हम तीनों पार्क से बाहर आ गए। वहां पर आशी और हिना एक सफ़ेद सिटी करोला के करीब खड़ी हो गईं। खावर, ये मेरी गाड़ी है, अच्छी है ना? उसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। बहुत ही अच्छी है, मैंने कहा। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हिना ने हाथ मिलाया। आयशा ने काला चश्मा लगाया और ड्राइविंग संभाल कर वहां से निकल गई। मैं जब घर आया तो दरवाज़ा उज़मा ने ही खोला। सलाम के बाद मैं उसे नज़रअंदाज करके सामने कमरे की तरफ बढ़ा। ठहरिए, पीछे से उसकी आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए। फिर वो चलती हुई ऐन मेरे सामने आ खड़ी हुई। आप मुझसे नज़रें क्यों चुराती हैं? वो बोली। मुझे घूरने की आदत नहीं, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। इन आंखों को एक बार देखिए तो सही, कितनी मोहब्बत, कितनी चाहत नजर आएगी आपको, वो बोली। मैं ऐसी आंखों में नहीं झांकता जिनकी वजह से मुझ पर नजरें उठें, मैंने कहा। मगर मैं इस दिल का क्या करूं जो पहली ही नजर में आपके नाम हो चुका है? उसे कैसे समझाऊं जो हमारी मानता ही नहीं? वो रूहानसी हो गई। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, जाहिद की आवाज़ सुनाई दी। अरे खावर, तुम कब आए? मैं अभी आया हूँ, मैंने कहा। अच्छा ठीक है, ऊपर आ जाओ, खाना तैयार है। मैंने उज़मा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मलाल की अलामतें थीं। फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ चला गया। रात काफ़ी बीत चुकी थी। मैं और जाहिद बातें कर रहे थे कि आशी की कॉल आ गई। वो मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि कल जनाह पार्क में आना लाजमी, वो बोली।
एक ज़रूरी बात करनी है। जी ज़रूर आऊँगा, मैंने जवाब दिया। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं फिर आबशार वाली पहाड़ी के पास चला गया। सूरज की जर्द जर्द किरणें उस पर बिखर रही थीं। कुछ देर बाद शाहिद मेरे पास आ गया। नदी के पास बैठकर हम बातों में मसरूफ हो गए। यार आज जनाब पार्क जाना है 12 बजे, मैं बोला। कल ग्रीन पार्क, आज जनाब पार्क, वाह जी वाह। वैसे है कौन ये जिसने हमारे यार को दीवाना बना रखा है? वो हंसा। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, बस किसी के इसरार पर उससे मिलने आया हूँ। सिर्फ मिलने, मैंने जवाब दिया। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ज्यादा मुलाकातें बहुत दूर ले जाती हैं, जहां से वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है, वो बोला। फिर हम घर आ गए। 12 बजे के करीब मैं जनाह पार्क में पहुंच गया। आशी की गाड़ी दाखिली गेट पर खड़ी थी, वो आ चुकी थी। मैंने मोटरसाइकिल उसके नज़दीक ही खड़ी की और अंदर दाखिल हो गया। वो मुझे एक बेंच पर बैठी नजर आ गई। माफ़ करना, मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ? अलैक सलैक के बाद मैं उसके पास बैठ गया। कोई बात नहीं, मैं अभी अभी आई हूँ, वो बोली। आज वो आपकी कज़न हिना नज़र नहीं आ रही। मैंने अतराफ का जायजा लिया। हिना के बच्चे, मैं क्या कम हूँ जो तुम उस फर बोलने वाली मशीन को बुला रहे हो? ठहर जाओ। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ी हुई किताब से मुझ पर हल्के से 2-3 वार किए। आइंदा उस चुड़ैल का मेरे सामने नाम नहीं लोगे, समझे? उसका अंदाज मज़हक का खेज था। मेरा ये मतलब नहीं था, आप शायद गलत समझ गई हैं, मैंने कहा। खैर छोड़ें, ये बताएं कि आपने क्या ज़रूरी बात करनी है? ओह अच्छा किया जो याद दिला दिया। वो संजीदा हो गई। खाबर एक ख्वाब मुझे बेचैन किए जा रहा है जो मैं काफ़ी रातों से देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा काला कोबरा सांप मुझे निगलने की कोशिश करता है। इतने में एक जवान लड़का दरमियान में आ जाता है। वो उस सांप से मुझे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एक और नाग आ जाता है और उस लड़के पर हमला कर देता है। लड़का मुझे तो बचा लेता है, मगर खुद उस दूसरे सांप के हमले से जख्मी हो जाता है। वो जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिर जाता है। वो लड़का मुझे कहता है कि मुझे उठाकर ले चलो, मगर मैं उसका साथ छोड़कर आ जाती हूँ और वो एक घने जंगल में तन्हा रह जाता है। इसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। सोचती हूँ ये कैसा ख्वाब है, इसकी क्या ताबीर हो सकती है। मैं काफ़ी दिनों से इस ख्वाब को लेकर परेशान और बेचैन हूँ। बात करते संजीदगी उसके चेहरे पर वाज़े थी। एक अनजाना खौफ भी वो महसूस कर रही थी। वो जो भी कह रही थी ठीक कह रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं, ख्वाब महज ख्याल होते हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं होता। इंसान अगर किसी बुरी चीज़ को देख ले, मसलन सांप वगैरह, तो रात को वही ख्वाब में नजर आ जाएगा। या कोई डरावनी फिल्म या कोई रसाला पढ़ लेने से ऐसे ख्वाब नजर आते हैं। लिहाजा आप परेशान ना हो, मैंने उसे तसल्ली दी। मगर मैं ये भी जानता था कि कुछ ख्वाब हकीकत बन जाती हैं। उफ, ये मैं भी किन फालतू बातों को लेकर बैठ गई। वो झुंझला कर बोली। अच्छा ये बताओ, मुझसे मिलकर तुम कैसा महसूस करते हो? उसने मेरी आंखों में झांक कर पूछा। अब क्या बताऊं आशी, आपसे मिलकर ऐसा महसूस होता है जैसे परिस्तान के बाजार में घूम रहा हूं, जिसकी हर चीज पाकीज़ा, शफाफ और उजली होती है। दिलो दिमाग पर एक ताजगी सी महसूस करता हूं। दिल के निहा खाने में शाइस्तगी की सहरंगेजियां महसूस करता हूं। आंखों में ठंडक और फरहत महसूस करता हूं। रूह को मुअत्तर और पुरसुकून समझता हूं। पूरे वजूद में गुदगुदी सी होने लगती है। ओह बस बस, ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं। उसने जल्दी से मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया की खुशबू यकजा हो गई हो और उस खुशबू ने मेरे वजूद पर मदहोशी की कैफियत तारी कर दी हो। जैसे मेरे अंग अंग से मस्ती की लहरें फूट पड़ी हों। मेरी आंखें बंद हो गईं। मेरा दिल चाहा कि आशी ताहयात ऐसे ही मेरे सामने रहे और उसके कुर्ब की मुअत्तर खुशबू से मैं सरशार होता रहूं। ये तुम राइटर लोगों को सिर्फ लड़कियों की झूठी तारीफें करनी ही आती हैं, वो बोली। खुदा ही बचाए आप मुसन्निफ लोगों से। अगर इतनी तारीफ अपनी बीवियों की करो तो वो तुम्हारा मंदिर बना लें। जब बीवियां होंगी तो उनकी तारीफ ही करेंगे, मगर जो मूर्ति सामने हो उसकी तारीफ करने से भला हम क्यों बाज आएं? रही सिकंदर हबीब की बात तो ये अपने अपने कलम की पहचान है, मैंने जवाब दिया। अच्छा अब मुझे इजाज़त दो। फिर वो उठकर चली गई, मगर मेरा सब कुछ अपने साथ ले गई। ना जाने मैं कितनी देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे पास है ही नहीं। उसकी जादू भरी मदहोश आवाज़ और आंखों के तीर कमान मेरा दिल अपने साथ ले गए। घर आया तो उज़्मा दरवाजे पर खिलाफे तवक्को मौजूद थी। मैं आगे बढ़ा ही था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं रुक गया मगर बोला कुछ नहीं। आप ऐसा क्यों करते हैं? मेरे दिल को क्यों तड़पाते हैं? खुदारा ऐसा मत कीजिए। उसके अंदाज में इल्तिजा थी। मैं नहीं जानता उज़्मा जी कि आपको मुझ में ऐसा क्या नजर आ गया, लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी होगी, मैंने कहा। मैं अपनी सोच कैसे बदलूं खावर?
मैं तो आपको अपना देवता मानने लगी हूँ, जिसकी मूर्ति को दिल में सजा कर रख लिया है मैंने। आपकी ही पूजा करूं, आपको ही चाहूं, और मैं ये चाहती हूं जिस तरह मैंने आपका हाथ पकड़ा है, ताउम्र आप मेरा हाथ जिंदगी भर के लिए थाम लें। ये मोहब्बत नहीं, जुनून की इंतहा है। आपके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं, और बेहतर होगा कि आप मेरा हाथ छोड़ दें। मैंने झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। मेरी बात तो सुनिए, वह रूहानी आवाज में बोली। उस्मा जी, मैंने कहा ना आपके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। वैसे भी इस दिल में कोई और है, और अच्छा होगा कि आप आइंदा फिर ऐसी कोई बात ना कीजिएगा जो मुझे जाहिद और आपके घर वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। फिर मैं देखे बगैर कमरे में चला आया। बेड पर लेटा बज़ाहिर तो मैं छत पर लगे हुए चलते पंखे को देख रहा था, मगर असल ख्याल तो आशी की तरफ था। मेरे दिलो दिमाग में अनजानी सी हलचल बर्पा थी। इज़्तिराबी कैफियत पर एक जुनून सा तारी था। आशी का चेहरा बार बार मेरी निगाहों के सामने आने लगा। उसकी तिलिस्माती आवाज़ बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी और घबराहट सी महसूस होने लगी। ये क्या हो रहा है, मैं अपने आप बोला। साथ ही कमरे से निकलकर आबशार वाली पहाड़ी के नज़दीक आ गया। सामने खेतों में आशी खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वह दाईं सिमत दिखाई दी। मैं उस तरफ हुआ तो वह मुखालिफ सिमत नजर आने लगी। फिर कभी उसका चेहरा आसमान की दहलीज पर, कभी खेतों में सजे फूलों पर, कभी पहाड़ी की चोटी पर, कभी गिरती आबशार पर, कभी बहती नदी में, कभी सूरज की किरणों में, कभी दरख्तों के पत्तों में दिखाई देने लगा। ये क्या हो रहा है? मैं आंखें मलने लगा। कहीं मुझे मोहब्बत तो नहीं हो गई? अरे पागल, ये मोहब्बत ही तो है, मेरे ज़मीर ने जवाब दिया, जिसकी वजह से महबूब का चेहरा ज़मीन के ज़र्रों पर, नीले आकाश की सल्तनत पर और इर्द गिर्द की फिजाओं पर, सुर्ख फूलों की पत्तियों पर नजर आने लगता है। ज़मीर की आवाज़ ने मेरे रगोपै में हलचल मचा दी। ये पहली पहली बार का प्यार कितना मुश्किल होता है। क्यों ये आंखों से नींद उड़ा ले जाता है? क्यों ये दिल की धड़कनों में आतिशफिशां फूट पड़ती हैं? क्यों ये बेचैनी की दलदल में पल पल फूंक रहा है? क्यों ये शरियानों में दौड़ने वाले खून में जहर की आमेजिश शामिल कर रहा है? क्यों ये हर घड़ी सुलगते अंगारों में डोल रहा है? क्यों रूह को इस कदर अजियत मिलती है कि महबूब के बिना एक पल भी गवारा नहीं? क्यों दिल बेकरार रहता है? क्यों किसी का इंतजार होता है? क्यों रातों को नींद नहीं आती? क्यों हर पल हर लम्हा याद सताती है? क्यों लबों पर चाहतों के गीत रहते हैं? क्यों हम खुद से बेगाने हो जाते हैं? क्यों हवा दीवानी और मौसम सुहाना लगता है? क्यों दिल को अनजानी सी खुशी और दुख का एहसास रहता है? क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई दूर रहकर पास है? क्यों ये पागल किसी के आंचल की छांव के लिए तड़पता है? क्यों किसी को पाने की तमन्ना शब रोज की दुआओं में शामिल हो जाती है? आखिर ये प्यार होता ही क्यों है? आधी से ज्यादा रात कट चुकी थी और मैं बिस्तर पर लेटा इसी कश्मकश में था। नींद मेरी आंखों से दूर थी। जाहिद पास पड़ा सो रहा था। अचानक मेरा हाथ उसके मुंह पर जा लगा और वो उठकर बैठ गया। क्या बात है खाबर, तुम अभी तक जाग रही हो? कोई परेशानी या मसला है तो बताओ, वो बोला। यार, मैं जिस लड़की से यहाँ मिलने आया हूँ मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, मैं बामुश्किल बोला। ये तो कोई मसला नहीं, वो हंसा। देखो खाबर, जब तुम किसी से प्यार करो तो जल्द ही इजहार कर लो, वरना बहुत देर हो जाएगी और वो किसी और की हो जाएगी। मोहब्बत में एक पल भी जाया करना जिंदगी में बहुत पीछे ले जाता है, वो बोला। यार, वो जर्मन नेशनैलिटी होल्डर लड़की है, क्या मेरी मोहब्बत को तस्लीम करेगी? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरे भाई, सच्ची मोहब्बत दौलत और हैसियत नहीं देखती, वो बोला। रंगो रूप का भी कोई इम्तियाज नहीं रखती, ये तो बस अंधी होती है। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है दोस्त, ये तो पत्थर को पानी और आग को गुलजार कर देती है, हवाओं के रुख मोड़ सकती है, ये बादशाहों को तख्त से उठाकर फकीर बना सकती है। इसमें तो वो कुव्वत है कि कैस जैसे शहजादे को लैला जैसी काली का मजनू बना सकती है, इज्जत बेग जैसे हीरों के सौदागर को सोहनी का महीवाल बना सकती है, तख्त हजारा के चौधरी रांझा को हीर सियाल की भैंसों का गवाला, सस्सी जैसी खूबसूरत शहजादी को ऊंट चराने वाले पुन्नों के इश्क में थल के गर्म रेत पर नंगे पैरों में छाले डाल सकती है। इश्क बहुत जालिम है, इसने थल में ही सस्सी की जान ले ली। सच्ची बात तो यह है कि मोहब्बत के आगे कोई चीज मायने नहीं रखती। तू उससे मिल और अपने दिल का हाल बता। जाहिद की बातों से मुझे कुछ हौसला हुआ, लिहाजा मैंने अगले दिन उसे फ़ोन कर दिया। ओ, अच्छा हुआ खाबर जो तुमने मुझे खुद फ़ोन कर दिया, मैं तुम्हें ही कॉल करने का सोच रही थी। आज दोपहर को मुझे जिना पार्क में मिलना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो बोली। ओके, मैं आ जाऊँगा, मैंने भी आपसे एक ख़ास बात करनी है, मैंने जवाब दिया। फिर दोपहर के करीब मैं जिना पार्क में पहुँच गया। आशी वहाँ पर मौजूद थी, मैं उसके पास बैठ गया। हाँ बोलो खाबर, तुमने मुझसे क्या ख़ास बात करनी थी? उसने पहल की।
नहीं, पहले आप बताइए, आपने कौन सी ज़रूरी बात करनी है, मैंने कहा। चलो मैं ही बता देती हूँ। फिर उसने अपने गले से एक लॉकेट उतारकर मुझे दिखाया जिसके अंदर लिखा हुआ था, जो सारा सोने का था। खावर, जानते हो इस लॉकेट में एक क्यों बना हुआ है? मैंने खुसूसी तौर पर बनवाया है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आजम नाम है उसका और मेरा कज़न है। ये भी हमारे साथ जर्मनी में होता है। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मेरे हाथों से गिर पड़ी हो। बेला इख्तियार मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने वजनी हथौड़े से मेरे दिल पर वार किया हो और शीशे से नाजुक दिल की कई किरचियां बिखर कर मेरे खून में शामिल हो गई हों। मगर खावर, वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो किसी जर्मन गोरी लड़की से प्यार करता है और शायद उससे शादी भी करना चाहता है। लेकिन मैं उसे बहुत चाहती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। मेरे दिल में ये एक बोझ था। मैंने सोचा कि कोई अपना मिलेगा तो उसे बताकर हल्का करूँगी। तुम अपने से लगने लगे तो बता दिया। खाबर, मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन उसे मेरी मोहब्बत का एहसास होगा और वो उस गोरी औरत को छोड़कर मेरे पास ज़रूर आएगा। वो बोलती जा रही थी, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि अभी मेरा दिल फट जाएगा, रूह जिस्म से निकलकर वीरानों में भटक जाएगी। मैं यकदम उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ खावर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो भी परेशान होकर उठ खड़ी हुई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस जा रहा हूँ, इतना कहकर मैं चल पड़ा। मैं वहां से निकल चुका था। रास्ते में कई बार मोटरसाइकिल टकराते टकराते बची। बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा। कमरे में आते ही मैं बिस्तर पर गिर गया। मेरा तो सपना टूट चुका था। मुझे तो यह जग सूना सूना लग रहा था। कमरे में घुटन महसूस होने लगी। मुझे तो सारा शहर तारीकी में डूबा लग रहा था। आशी की बातों ने दिल को तेजाब में डाल दिया था। हवाएं हर तरफ नोहा कना थीं। झील में खून बहता दिखाई दे रहा था। परिंदों की बोलियां मांद पड़ चुकी थीं। आबशार से गिरने वाला पानी बंदूक से निकली गोली की मानिंद सुनाई दे रहा था। मेरी मोहब्बत उसके आगे बेबुनियाद पड़ गई। आखिर ऐसा क्यों होता है प्यार में? किसी को मोहब्बत करने से मोहब्बत क्यों नहीं मिलती? वो क्यों नहीं मिलते जिन्हें हम दिलो जान से चाहते हैं? क्यों दिलों के साथ खेल खेला जाता है? उम्मीदों और चाहतों पर पानी फेरकर यकीन क्यों बिखर कर रेजा रेजा हो जाता है? आशी का बार बार फोन आ रहा था, मगर मैं कॉल रिसीव नहीं करना चाहता था। खावर, तुम इस लड़की का फोन क्यों नहीं उठा रहे? उसने इनकार कर दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उससे बात ही ना करो। जाहिद भी मेरे पीछे कमरे में चला आया था। मेरे भाई, मैं तो सिर्फ इतनी बात चाहता हूँ कि जिंदगी की हसीन राहों में कभी किसी को इतना नहीं चाहते कि वो तुम्हारे दिल की आखिरी ख्वाहिश बन जाए और उसके बगैर जिंदगी बोझ सी लगने लगे। ये दुनिया बहुत जालिम है, दुखों और गमों से भरी पड़ी। अगर इस दुनिया में सुकून से जिंदा रहना चाहते हो, तुम किसी को दिल की गहराइयों से मत चाहो, वरना तुम खुद टूटे हुए फूल के पत्तों की तरह बिखर जाओगे और तुम्हें समेटने वाला कोई ना होगा। तुम ठीक कह रहे हो जाहिद, अब इस शहर से दिल भर गया है, लिहाजा हम कल ही वापस चले जाएंगे। अभी मैंने इतनी ही बात की थी कि आशी का फोन आ गया। फिर जाहिद के इसरार पर मैंने कॉल रिसीव कर ली। क्या बात है खावर, मैं कब से फोन कर रही हूँ? तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं? मैं कितनी परेशान हो रही थी। वो वाकई परेशान थी। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस हम कल वापस जा रहे हैं, मैंने जवाब दिया। वापस जा रही हो? उसकी आवाज़ रूहानसी हो गई। इतनी जल्दी? मुझे बताया भी नहीं। ठीक है, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? हो सके तो जाते हुए मिल लेना। बहुत मुश्किल है, इसलिए माजरत करता हूँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। उसने कोई बात किए बगैर फ़ोन काट दिया। रात के 8 बज चुके थे। हम खाना खाकर कमरे में आए थे कि अचानक आशी का फ़ोन आ गया। मैंने बादल नख्वास्ता फ़ोन उठा लिया। खाबर, प्लीज़ जल्दी से ग्रीन पार्क में आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ और काफ़ी परेशान भी। बस तुम जल्दी से आ जाओ। वो घबराई हुई और बेचैन लग रही थी। आशी, क्या हुआ? बात क्या है? जल्दी बताओ, मैंने पूछा। देखो, मैं फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकती, बस तुम जल्दी से ग्रीन पार्क में आ जाओ। साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने सोचा ऐसी क्या बात हो सकती है। बहरहाल मैंने किसी को बताए बगैर मोटरसाइकिल निकाली और ग्रीन पार्क की तरफ भाग खड़ा हुआ। मोटरसाइकिल बैरूनी दरवाजे पर खड़ी की और जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। सारा पार्क सुनसान और वीरानी में डूबा हुआ था। कोई भी जी रूह तक दिखाई नहीं दे रहा था। ये आज यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है? मैं अपने आप से बोलने लगा। यहाँ से कोई चुड़ैल गुजर गई होगी या फिर किसी खौफनाक अफरीत ने तमाम पार्क को निगल लिया हो। सिर्फ कीड़े मकोड़े अपनी बोलियां बुलंद कर रहे थे। मैं उस तरफ आ गया जहाँ अक्सर मैं और आशी बैठा करते थे। वहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली बेंच मेरा मुंह चढ़ा रहा था। यहाँ पहले की निस्बत ज्यादा सुकूत छाया हुआ था।
ये आशी मुझे यहाँ बुलवाकर खुद कहाँ रह गई? आखिर ऐसी कौन सी उलझन है जिसने उसे परेशान कर रखा है? मैं बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। दफातन गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैं रुककर दरवाजे की तरफ देखने लगा। मान कुछ देर बाद मेरे पास आ गई। उसके चेहरे पर उलझनों की अलामत थी और परेशानी से कैफियत भी बदली बदली नजर आ रही थी। क्या बात है आशी, खैरियत तो है? इस तरह यूं बुलाने का मतलब? पास आते ही मैंने जल्दी से सवाल कर डाला। यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। फोन करके तुमने ही तो मुझे यहाँ आने को कहा है। उसकी बात सुनकर मुझे बरकी झटका लगा। क्या बात करती हो? तुमने अभी अभी मुझे कॉल की है कि मैं बहुत परेशान हूँ, जल्दी से ग्रीन पार्क में आ जाओ। और खुदाया, आशी ने अपने माथे पर हाथ मारा। अरे तुमने फ़ोन करके मुझे बताया कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, जितनी जल्दी हो सके ग्रीन पार्क में आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। उसकी आंखों में सच्चाई वाज़े नजर आ रही थी। अभी हम इसी शशोपंज में मुब्तला थे कि अचानक इसी असना में एक कहकहा सुनाई दिया जिसने पूरे पार्क की खामोशी को हिलाकर रख दिया। खौफ से आशी भागकर मुझसे चिमट गई। खुद मेरी हालत भी हरासा होने लगी। मैं हैरत और खौफ से अपने इर्द गिर्द देखने लगा। फिर मजीद एक और कहकहा सुनाई दिया। इसके बाद 2-3 कहकहे सुनाई दिए। कौन है? सामने आओ। और यह क्या मजाक है? मैं गिरदा गिर्द नजरें दौड़ाते हुए उस नादीदा वजूद को तलाश करने लगा। वो जो बेचते थे दर्दे दवाए दिल, वो अपनी ही दुकान बढ़ा गई। बहुत खूब, माशूक बुलाए और आशिक ना आए, ये हो ही नहीं सकता। उस नादीदा वजूद ने शेर पढ़कर फिर कहका लगाया जो पूरे पार्क में गूंज उठा। मैं पहले ही हैरत और शशोपंज में जकड़ा हुआ था। इस तरह आज अचानक पार्क का खाली हो जाना और ऊपर से ये नजर ना आने वाला इंसान, आखिर क्या इसरार है? ये क्या बकवास है? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आ रहे? घबराहट मुझ पर भी तारी थी, मगर आशी कुछ ज्यादा ही लर्जा बरामदम थी। मैंने एक बार फिर उसे अतराफ में देखने की कोशिश की। ओह, इतनी बेताबी है मुझे देखने की? मुझे एहसास नहीं था। खैर, मैं आ ही जाता हूँ। क्या याद करोगे कि तुम्हें मेरा दीदार नसीब ना हुआ? साथ ही आसमान से एक आसमानी बिजली कड़की और सामने वाले दरख्त पर पड़ी। बड़ा सा दरख्त 2 हिस्सों में दरमियान से फटने लगा। आशी दहशत से उछल पड़ी। मुझे भी अपने रगोपे में खौफ की अलामत दौड़ती हुई महसूस हुई। वो दरख्त 2 हिस्सों में बढ़कर दाएं बाएं गिर पड़ा और तेज रोशनी का लावा इस कदर तेज होकर हमारी तरफ लपका जैसे अभी हमको जला डालेगा। मैंने अपने चेहरे का दिफा करने के लिए दोनों हाथ उठाकर चेहरा छुपा लिया। फिर अगले ही चंद लम्हों में वो रोशनी खत्म हो गई। मैंने अपनी आंखों से हाथ हटाकर जब सामने देखा तो मैं और आशी डर और खौफ से थर थर कांपने लगे। वो काफ़ी तवील और मोटा अजदहा था जो अपनी 2 शाखा जुबान को लहराते हुए पान उठाए हुए हमारे सामने खड़ा था। उस सांप की लंबाई तकरीबन 11-12 फुट थी और मोटाई 2 फुट के लगभग होगी। जो हमने मंजर देखा, दहशत से हमारी आंखें लरज उठीं। वो अजदहा हौले हौले इंसान का रूप धारने लगा। जिंदगी में पहली बार मैं किसी सांप को इंसान बनते देख रहा था। अगले चंद लम्हों में वो सांप एक 24-25 साल खूबसूरत नौजवान का रूप इख्तियार कर चुका था। उसने सफ़ेद रंग की ढीली ढाली शलवार और गहरी सुर्ख रंग की वास्कट पहन रखी थी। सर के गिर्द सुर्ख रंग का एक बेजान सा सांप लपेट रखा था जिसका फन उसके माथे पर उभर रहा था। सफ़ेद रंगत और स्याह छोटे छोटे बाल उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। हमें क्या खबर थी ऐ दिले नादां, वो यूं हमें देखकर पशेमा हो जाएंगे। उसने दूसरा शेर पढ़ा और बोला, तुम दोनों यहाँ एक दूसरे के कहने पर नहीं बल्कि मेरे कहने पर आए हो। वो 2 कदम हमारे करीब आ गया। कौन हो तुम और इस तरह हमको यूं बुलाने का मकसद? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा कर पूछा। ये बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि यह लड़का इंसान नहीं है। यकीनन उसने अपनी मावराई ताकत से हमें यहाँ तलब किया है। मकसद बहुत अच्छा है मेरे दोस्त। मैं यहाँ आयशा को पाने के लिए आया हूँ। यकीन जानो, जितना मैं इसे प्यार करता हूँ इस दुनिया में कोई इससे न करता होगा। आज मैं इसे अपने साथ ले जाने आया हूँ अपनी दुनिया में। आयशा, चलोगी ना मेरे साथ? उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की। अगर तुमने आशी को हाथ लगाने की हिम्मत की तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। मैंने हिम्मत यकजा करके उसके आगे बढ़े हाथ पर हाथ मारा। तू मेरे हाथ तोड़ेगा? ए खाकी इंसान, तेरी बिसात क्या है मेरी शान के आगे? तू मुझे जानता नहीं कि मैं क्या चीज़ हूँ। जिसके सपने में आ जाऊं उसकी जिंदगी अजीरन बना देता हूँ। देखो, तुम जो भी हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आशी की तरफ अगर मैली आंख से भी देखा तो आंखें निकाल दूंगा तुम्हारी, समझे? आशी एकदम मुझसे जुदा होकर मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी। मैं अपनी बात पर खुद भी हैरान था।
तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले मुझे आयशा से पूछ लेने दो उसका क्या इरादा है। उसने मुझे यूं नज़रअंदाज किया जैसे मेरा वजूद उसके लिए कोई अहमियत न रखता हो। आयशा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। पहली ही नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारे चेहरे की पहली ही झलक का मैं शिकार हो गया। वो आयशा से मुखातिब होकर फर बोलने लगा। उस दिन जब तुम इसके साथ ग्रीन पार्क में बैठी हुई थी तो मैं वहां से गुजर रहा था। हिंदुस्तान में हमारे एक रिश्तेदार की शादी थी। हमारा सारा कबीला ईरान से वहां चला गया था, मगर किसी माकूल वजह से मैं पीछे रह गया था। तुम्हारा जाज़िब नज़र चेहरा देखकर बस उसी दिन तुम पर मन मिटा था। तुम्हारा दीवाना हो गया। हमारे बुजुर्ग सच ही कहा करते थे कि आदमजादियों से हमेशा बचकर रहना। उनके खुले बाल जाल होते हैं, जाल। जो जिन एक दफ़ा उनमें फंस गया वो कभी ना निकल सकेगा। मैं भी तुम्हारे बालों के तय खाने में कैद होकर रह गया। तुम मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में। यकीन मानो तुम वहां बहुत खुशो खुर्रम रहोगी। अपनी इस दुनिया को भूल जाओगी तुम। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें वहां खुश रखूंगा। जमाने भर की खुशियां तुम्हें नसीब होंगी। ये आम सा लड़का मेरे प्यार की ताकत को नहीं जानता। उसने हकारत से मेरी तरफ देखा। प्यार की ताकत क्या है ये मुझसे बढ़कर कोई नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। लेकिन ये तुमसे प्यार नहीं करती, वो जोर देकर बोला। ये इससे बढ़कर कोई नहीं जानता, मैंने फिर जवाब दिया। आयशा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। वो मुझसे कुछ लम्हों के लिए अलग हुई थी, फिर करीब आ गई। आयशा, तुम जल्दी से फैसला करो, मेरे साथ चलोगी या नहीं? फिर मैं इसे दो दो हाथ करता हूँ। ये मुझे नहीं जानता कि मैं क्या बुला हूँ। उसके लहजे में हुक्म था जो उसने आशी पर मुसल्लत कर दिया। कौन हो तुम? वो शेरनी की तरह धाड़ी। मैं तुम्हें नहीं जानती। खबरदार जो अपनी जुबान से मेरा नाम लिया या हाथ लगाने की कोशिश की तो दफा हो जाओ यहाँ से। मैं उसकी जवाबी हिम्मत से दिल ही दिल में उसे दाद देने लगा। उसने एक बार फिर कहका लगाया, लगाता हूँ तुमको हाथ, क्या कोई कुछ बिगाड़ेगा मेरा? उसने फिर हाथ बढ़ाकर आशी को बाजू से पकड़ने की कोशिश की। मैंने गुस्से से दांत पीसते हुए हाथ घुमाया और भरपूर घुंसा उसके जबड़े पर दे मारा। दूसरे ही लम्हे वो चकराकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा, मगर अगली ही घड़ी में वो उठ खड़ा हुआ। बस बहुत हो गया। वो गुस्से से लाल पीला हो गया। लगता है घी टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ेगा, अब तू नहीं बचेगा। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई, साथ ही वो बिजली जैसी तेजी से आगे बढ़ा और घुंसा मेरे मुंह पर दे मारा। मैं कुछ कदमों की दूरी पर पहलू के बल नीचे गिर पड़ा। मेरे मुंह से दर्द की टीसें जारी हो चुकी थीं। मैं मुंह पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखने लगा। आयशा दौड़कर मेरे पास आ गई। फिर उसकी मदद से मैं उठ खड़ा हुआ। रिशान, रिशान, उसने आसमान की तरफ मुंह करके किसी को बुलंद आवाज में पुकारा। इसके साथ ही एक और उसी तरह का अजदहा हवा में मौलिक नजर आया, जिसका फन ऊपर को उठा हुआ था और दो शाखा जुबान लहरा रही थी। एक दफा फिर हम दोनों पर दहशत तारी हो चुकी थी और हम फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। वो अजदहा धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगा। जमीन पर लगते ही उसने एक नौजवान लड़की का रूप इख्तियार कर लिया, जिसने अजीब किस्म का अरबी नुमा लिबास पहन रखा था। रिशान, मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ। तुम इस लड़के को लेकर सीधा मारगला की काली पहाड़ी पर ले जाओ और खत्म कर दो। लड़की ने फिर से सांप का रूप बदला और फन उठाकर मेरी तरफ देखकर फुंकारने लगी। हम दोनों बुरी तरह हरासा हो चुके थे। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह तिलिस्माती चक्कर क्या है। वो चुटकबरी सांप पल खाता हुआ हमारी तरफ बढ़ने लगा। आशी मेरे कंधे मजबूती से दबाकर मेरे पीछे पनाह ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि हम एक दरख्त के साथ जा लगे। आशी, तुम यहाँ से निकलो, मैं इसे रोकता हूँ। मैंने उसे गेट की तरफ बढ़ने का इशारा किया। नहीं खावर, तुमने ये कैसे सोच लिया? पता है, मैंने कहानी पढ़ी थी जिसमें अल्फाज थे, रिश्ता जैसे कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, सदियों का हो या पल भर का, वो पाकीज़ा ही होता है और ऐसे रिश्तों को मुश्किल के वक्त छोड़ा नहीं जाता, आखिरी दम तक साथ दिया जाता है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। उसने मेरे कंधे को दबा दिया। ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। आशी, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैंने उसे अपने से अलग करते हुए धक्का दिया। वो काफी दूर जा गिरी और इससे पहले कि मैं कोई दूसरा कदम उठाता, उस रेंगते हुए सांप ने मुझ पर जस्त लगाई और पलक झपकते ही मेरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। उसने अपना फन उठाकर मेरे सर पर रख दिया और दो शाखा जुबान इधर उधर लहराने लगा। खावर, आशी चिल्लाती हुई मेरी तरफ दौड़ी। वो लड़का हवा के झोंके की तरह आशी की तरफ लपका और उसकी कलाई पकड़ ली। तू कहाँ जा रही है? यहाँ से मेरे साथ चल। उसने उसे अपनी तरफ खींचा। मैं कहता हूँ आशी का हाथ छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मैं जोर से चिल्लाया और वजूद को इधर उधर झटकने लगा। सांप ने अपने बल कसने शुरू कर दिए।
अजियत से मेरा वजूद किसी बंद पिंजरे में कैद पंछी की तरह फिड़फिड़ाने लगा। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा और आंखें बाहर आने लगीं। अचानक उस लड़के ने आशी के सर पर हाथ रख दिया। उसके हाथ से नीले रंग की रोशनी निकली और उसके वजूद के अतराफ में लकीर की तरह घूमने लगी। अगले ही लम्हे में वो दोनों वहां से गायब हो चुके थे। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। फिर उस सांप ने हौले हौले मेरे वजूद को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। दर्द की लहर रफ्ता रफ्ता नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। सांप मुझे इतना ऊपर ले जा चुका था कि नीचे जलती रोशनियां धूप की तरह नजर आ रही थीं। फिर उसने एक तरफ उड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर मैंने खुद को संभाला, फिर होशो हवा से बेगाना हो गया। पता नहीं मुझे कितनी देर बाद होश आया और मैंने खुद को नरम और सब्ज घास पर लेटे पाया। कोई बड़े प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था और उसकी गोद में मेरा सर था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। वो कोई 23-24 साल की एक खूबसूरत परी जमाल दोशीज़ा थी। उसकी गोरी रंगत पर चांद की रोशनी टकराकर ऐसे ऊपर उठ रही थी जैसे आईने से निकलता हुआ अक्स हो। जुल्फों के काले बादल हवा से इधर उधर लहरा रहे थे और अनार के दानों की तरह सुर्ख होंठ दिल घायल कर देने वाले थे। आप कौन हैं? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए कहा। जवाब में वो मुस्कुराई। मेरा नाम शैजल है, शैजल बख्तियार। तुम्हें वो कमबख्त रिशान सियालानी उठाकर लाई थी। वो तो शुक्र है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ सैर के लिए आई थी और तुम पर मेरी एक सहेली की नज़र पड़ गई। हमने भी तुमको देख लिया। हमने उस जालिम रेशान को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया, वरना वो नागिन चुड़ैल रेशान तुम्हारा खून पी जाती। फिर ना तुम जिंदों में रहते और ना मुर्दों में। तुम्हारी जिंदगी ऐसे हो जाती जैसे कांटों पर मलमल का कपड़ा डाल दिया गया हो। मैंने तुम्हें बचा लिया। वो देखो, सामने उसकी लाश के टुकड़े पड़े हैं। मैंने उस तरफ देखा तो चांद की रोशनी में कुछ ही फासले पर सांप के कई टुकड़े बिखरे नजर आ रहे थे। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम उस चुड़ैल के हत्थे कैसे चढ़ गई। ये तो आम सी वीरानों में भटकने वाली जिन्नी है। वो दोबारा बोली। जवाब में मैंने उसे घुमाकर सारी तफसील बता दी और ये नहीं बताया कि मैं आशी से मोहब्बत करता हूँ, बल्कि ये बताया कि वो मेरी दोस्त है, बस। ओह, कहीं वो शलातिल तो नहीं था? वो अपने तई बोली। अच्छा, मेरा मतलब है वो लड़का देखने में कैसा था जो आशी को अगवा करके ले गया है? मैंने जो उस लड़के का हुलिया देखा तो बयान कर दिया। हाँ, वो कमीना शलातिल ही था। शलातिल, शैरॉन। ऐसी गिरी हुई हरकत वो ही कर सकता है। ईरान के शहर मशहद के पहाड़ों में रहते हैं। आजिर तश्त कबीले के हैं। मंजूसी मजहब है उनका। पहले ये शहराज के पहाड़ों में रहा करते थे। वहां भी ये एक मुसलमान इंसानी लड़की को उठाकर ले गए थे, मगर वहां के मुसलमान जिन्नात के तमाम कबीले वालों ने उन्हें वहां से मार भगाया और लड़की को वापस भेज दिया। अच्छा, उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा मतलब है आशी के साथ दोस्ती के अलावा। उसका सवाल सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा जैसे उसने बहुत ही बचकाना बात की हो। अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो वो सिर्फ मिट्टी का पुतला ही रह जाता है, और मेरी रूह तो आशी थी। ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आशी की फिक्र खाई जा रही है। पता नहीं वो आशी को लेकर कहाँ गया होगा। पहले मुझे उसका पता लगाना होगा। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। अब वो नहीं बच सकेगा मेरे हाथों से। शलातिल जैसे कमीनों की वजह से हमारा कबीला बदनाम हो जाता है। तुम मेरे साथ चलो। उसने उठकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी उठ खड़ा हुआ। ऐसा महसूस होने लगा जैसे हल्का हल्का धुआं फैल रहा हो और हवा की शिद्दत में तेजी आ रही हो। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद हमने खुद को एक महलनुमा हवेली के नजदीक पाया। हवेली पहाड़ की एक चोटी पर बनाई गई थी जो निहायत शानदार और खूबसूरत वसी और अरीज थी। हवेली के अतराफ और तहद्दे निगाह तक बुलंदो बाला पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे। खावर, ये शलातिल की हवेली है। वो इसके अंदर होगा। चलो मेरे साथ और देखो, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने दाखिली दरवाजे की तरफ कदम उठाए तो मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। हवेली के हॉल में दाखिल होते ही हमें सामने चंद बड़ी बड़ी कुर्सियां नजर आईं। एक तरफ शलातिल और आशी और दूसरी तरफ एक बूढ़ा और बुढ़िया बैठे हुए नजर आए जिन्होंने अजीब तरह के लिबास जेबेतन किए हुए थे। आशी की आंखें बंद थीं, शायद वो बेहोश थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा ही था कि शैजल ने मेरा हाथ पकड़ा और पर्दे के पीछे खींच लिया जो करीबी दीवार से लटका हुआ था। खावर, अभी कुछ मत करना, कुछ देर इंतजार करो। फिर हम दोनों छुपकर उनकी हरकतों सकनात देखने लगे। बूढ़े और बुढ़िया की उम्रें तकरीबन 80 साल से तजावुज कर चुकी थीं। उनके सफ़ेद बड़े बड़े बाल और चेहरे पर झुर्रियों के जाबजा निशान वाजे नजर आ रहे थे। बेटा शलातिल, ये कौन है लड़की जिसको तू उठा लाया है? बूढ़ा कांपती हामती आवाज में ऐसे बोला जैसे दौड़कर आया हो। बाबा, ये मेरी पसंद है और जिद भी। देखते नहीं कितनी खूबसूरत है। उसने आशी की तरफ ध्यान कर लिया।
लेकिन बेटा, ये लड़की दूसरी दुनिया की है। ना हमारी कौम ना हमारा कबीला इसे कोई भी पसंद नहीं करेगा, और फिर इस तरह जबरदस्ती किसी को अपनाना अच्छी बात तो नहीं है। वो बूढ़ी मकरू आवाज में बोली। छोड़ो माँ, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है, खुशी का मौका है। पता नहीं ये बुजुर्गवार कहाँ रह गई हैं। शादी का वक्त निकलता जा रहा है। शलातिल ने सर उठाकर अतराफ में देखा। तभी एक तरफ से दो बूढ़े आते हुए दिखाई दिए, जिनकी उम्र तकरीबन 100 साल से ऊपर थी। उनके सफ़ेद बाल कंधों तक फैले हुए थे। उन्होंने भी अनोखा सा लिबास पहना हुआ था। आगे वाले के हाथ में एक काफ़ी बड़ी और मोटी किताब थी। फिर वो दोनों शलातिल के सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए। शलातिल, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम इस इंसानी लड़की को इंसानों की दुनिया से किस बिना पर लाए हो? किताब वाले बूढ़े ने नौजवान से पूछा। बुजुर्गवार, अच्छा ही होगा कि आप इस वक्त मुझसे कोई भी सवाल न करें। आप शादी वाले कलमात पढ़िए, पहले ही बहुत वक्त निकल चुका है। उसने बूढ़े को टोक दिया। लेकिन शलातिल, क्या ये लड़की तुम्हारे साथ शादी के लिए रजामंद है? क्योंकि पहले भी तुम्हारी वजह से हमें मुसलमान जिन्नात और इंसानों से बहुत तकलीफें मिल चुकी हैं। तुम्हारी वजह से हम पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी हैं और हमें अपने आबा और अजदाद की जगह को छोड़ना पड़ा है। अब कोई ऐसा मामला खड़ा ना कर देना। दूसरा बूढ़ा बोला। ये मेरा मामला है। आप उस वक्त कमज़ोर थे जो मुसलमान जिन्नात से मुंह की खाकर यहाँ भाग गए, मगर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आप बस शादी के कलमात पूरे कीजिए और मेहरबानी होगी कि कोई और सवाल मुझसे पूछा ना जाए। शलातिल का रूखा सा जवाब सुनकर बूढ़े ने किताब खोली और अनोखी जुबान में उल्टे सीधे अल्फाज पढ़ने लगा। खावर, अब जाओ, वक्त आ चुका है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाज़ल ने मेरा कंधा थपथपाया। मैं पर्दे की आड़ से निकलकर उनके सामने जा खड़ा हुआ। रुको, ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो यह नौटंकी का खेल। गुस्से से भरी मेरी रोबदार आवाज़ सुनकर वो सब उठ खड़े हुए। उनके चेहरों का रंग बदल चुका था। हैरत और उलझन उनके चेहरों पर अयां थी। अरे, ये तो वही है, चलो भागो यहाँ से। किताब वाले बूढ़े ने दूसरे बूढ़े की तरफ देखा तो फिर वो दोनों जिस तरफ से आए थे उसी तरफ भाग खड़े हुए। वो पहले वाली बूढ़ी और बूढ़ा जो शलातिल के माँ बाप थे, उनके पीछे भी 9-11 हो गए। तू यहाँ पर कैसे आ गया और तू रिशान के हाथों से कैसे बच गया? शलातिल मुझे देखकर उछल ही पड़ा। उसके लहजे में घबराहट महसूस हो रही थी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है शलातिल, और तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम आशी को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा इंजाम भी तुम्हारी रेशान जैसा होगा। मैं उसकी तरफ बढ़ गया। लगता है तेरी मौत भी मेरे हाथों लिखी हुई है। रेशान को मारकर तुमने गुनाह किया है, जिसकी सज़ा तुझे मिलेगी, बहुत भयानक सज़ा। और अच्छा ही हुआ जो तू खुद चलकर यहाँ आ गया। बहुत दिन हुए हैं इंसानी खून से हाथ रंगे हुए। वो बिल्कुल मेरे करीब आन खड़ा हुआ। मौत से किसकी रिश्तेदारी है शलातिल? मगर याद रखना, सब कुछ उसी के हाथ में है जो इस पूरी कायनात का मालिक व खालिक है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मेरी इस हिम्मत की वजह शाज़ल थी। उसने कोई बात किए बगैर अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और आंखें बंद करके ज़ेर लब कुछ पढ़ने लगा। अगले ही लम्हे उसके हाथ में बर्छी नुमा तलवार चमकने लगी। ये मेरा खास हथियार है, ये इंसानों का खून पीता है। आज इसे तेरे खून से नहलाऊंगा। वो तलवार को घुमाने लगा। अगर इसी तलवार से मैंने तुम्हारा सर न काट दिया तो मैं भी किसी का सच्चा आशिक नहीं। मैंने बेहोश आशिक की तरफ देखा। फिर हम दायरे में घूमने लगे। तलवार वाला हाथ घुमाते घुमाते उसने मेरे सर पर वार किया। मैं एकदम एक तरफ हो गया। वो जैसे ही थोड़ा सा झुका तो मैंने एक घोंसा उसके पहलू में दे मारा। कुछ दूर जाकर उसके कदम लड़खड़ाए और वह मुस्कुराता हुआ सीधा हो गया। तलवार घुमाकर मेरे पेट में मारना चाहिए। मैं फुर्ती से नीचे हो गया। वो रुकू के बल आगे को झुका तो मैंने बाजू घुमाकर हाथ की पुश्त उसके कान के पर्दे पर मारी। वो मुंह के बल गिरा और तलवार उसके हाथ से छूटकर काफी दूर जा गिरी। उसने वहीं लेटे लेटे सर घुमाकर मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। फिर उसने वहीं से छलांग लगाई और सीधा खड़ा हो गया। साथ ही आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरे करीब आ गया। मैंने हाथ उठाया तो उसने कमाल फुर्ती से लपक कर मेरी कलाई पकड़ी, फिर पूरे बाजू को मरोड़कर मेरे पहलू में टांग रसीद कर दी। हवा के दोष पर उड़ता हुआ सीधा दीवार के साथ जा टकराया। मेरा बायां बाजू दीवार के साथ टकराने के बाद मैं जमीन पर गिर पड़ा। दर्द की लहर पूरे वजूद में सरायत कर गई और मैं बाजू पर हाथ रखकर उठ खड़ा हुआ। हवा के झोंके की तरह वो मेरे करीब आया और उसने टांग उठाकर मेरे उसी बाजू पर दे मारी जो दर्द से पहले ही 2-4 थी। तकलीफ की ज्यादती से मैं उछला और दीवार के साथ जा लगा। उसने आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ा और सीधा करके मेरे पेट में इस कदर जोर से टांग मारी कि मैं पुश्त के बल हवा में उड़ता हुआ कुर्सियों के ऊपर जा गिरा। अजियत के अजदे ने एक दफा फिर मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। कुर्सियां टूटकर बिखर चुकी थीं। वो शाहाना अंदाज में चलता हुआ मेरी तरफ पड़ने लगा।
लेकिन वो जैसे ही मेरे नज़दीक आया, मैंने जल्दी से उठकर कुर्सी उठाकर उसके सर पर दे मारी। तकलीफ की अजियत से वो बिलबिलाया और लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल जा गिरा। उसके सर से सब्ज़ और नीला खून जारी हो चुका था, जो कुछ लम्हों बाद आंखों तक आ गया। मैंने अपने गिर्द निगाह दौड़ाई ताकि कोई वजनी चीज़ मिले और मैं उसके मारकर उसका किस्सा पाक कर दूं। कुछ ही फासले पर मुझे एक मिट्टी का बना हुआ पानी का बड़ा सा मटका नजर आया। मैं उसकी तरफ बढ़ा। मटका काफ़ी वजनी था, मगर मैंने उठा लिया। इसके बाद उसके करीब पहुंचकर मैंने उसे ऊपर उठाया और दोनों हाथों से उसके सर पर दे मारा। मटके के कई टुकड़े फर्श पर बिखर चुके थे और शैलातिल अपना सर थामकर माहिए बेआब की तरह तड़पने लगा। साथ ही उसका वजूद एक दो झटके खाने के बाद साकित हो गया। मैंने एक लात उसकी पसलियों में ठोंकी, लेकिन उसका वजूद मुतहर्रिक ना हुआ। मैंने समझा ये खत्म हो चुका है। मैंने गहरा सांस लिया और आशी की तरफ बढ़ा, जो अभी तक कुर्सी पर बेहोश पड़ी थी। आशी, आशी, होश करो। मैंने उसके रुखसार थपथपाए, लेकिन उसने आंखें न खोली। आशी, देखो मैं आ गया हूँ, होश में आओ और चलो यहाँ से। लेकिन वो शायद गहरी बेहोशी की दलदल में फंस चुकी थी। यकायक मुझे अपने कंधों के बीच दर्द की लहर उठती हुई महसूस हुई, जैसे किसी ने कोई वजनी चीज मारी हो। मैं वहीं फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ा। फिर पहलू बदलकर बड़ी मुश्किल से सामने देखा। शिलातिल हाथ में एक लोहे का डंडा लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट फैली हुई थी। तू क्या समझता है ए मामूली इंसान कि मैं इतनी जल्दी से खत्म होने वाली चीज हूं? तेरे जैसे अगर 20 भी आ जाएं तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तेरा वक्त खत्म। उसने लोहे का डंडा एक तरफ फेंका और लपक कर वही तलवार उठा ली। अब तू जा इस दुनिया से, अलविदा। उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और नोक मेरी छाती की तरफ करके तलवार को ऊपर उठाया। फिर उसके हाथ नीचे आने लगे और इससे पहले कि वो तलवार मेरे जिस्म का हिस्सा बन जाती, किसी ने हाथ आगे बढ़ाकर तलवार को दरमियान से पकड़ लिया। तलवार की नोक मेरे वजूद से सिर्फ चंद इंच ऊपर थी। शलातिल ऊपर से जोर लगा रहा था, मगर वो नस्वानी सडोल हाथ उसे काबू कर चुका था। मैंने सर उठाकर उस हाथ का ताकुब करते हुए देखा तो वो शैजल थी। शैजल, तुम और यहाँ? शलातिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा और तलवार पर उसकी गिरफ्त ढीली हो गई। हाँ शलातिल, मैं तेरी मौत बनकर पहुंच गई हूँ। तेरे जैसे बद किरदारों की वजह से हमारी दुनिया इंसानों की नजरों में बदनाम होती है। अब तेरा बचना मुहाल है। साथ ही उसने झटका देकर तलवार उसके हाथ से छीन ली। अजीब बात यह थी कि शैजल का हाथ किसी जख्म से महफूज रहा, हालांकि उसने तलवार दरमियान से पकड़ रखी थी। शैजल ने एकदम तलवार की धार पूरी कुव्वत से उसके कंधे और गर्दन के बीच दे मारी। उसके हलक से चीख बुलंद हुई और वह सामने खिड़की से जा टकराया। साथ ही वो औंधे मुंह गिर पड़ा। शीशे के कई टुकड़े उसकी पुश्त पर गिरे। उनमें से चंद टुकड़े उसकी गर्दन और पुश्त में पेवस्त हो चुके थे। खाबर, तुम आशी को होश में लाने की कोशिश करो। मैं इस कुत्ते की कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। शैजल शलातिल की तरफ बढ़ी। मैं आशी को होश में लाने की कोशिश करने लगा। आयशा, आयशा, होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने उसे हिलाया जुलाया, मगर कोई नतीजा अखज़ ना हुआ। यकलख्त मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना पानी के चंद छींटे उसके चेहरे पर मारे जाएं। मैं पानी की तलाश में अपने इतराफ में नजर दौड़ाने लगा। दफातन एक भयानक चीख गूंजी और फिजा का सीना चीरती हुई हवा में तहलील हो गई। वह बिलाशुबा शलातिल की थी। मैंने जल्दी से मुड़कर उसकी तरफ देखा तो शैजल ने तलवार की भारी जरब उसके सर पर लगाई थी। सब्ज और नीले खून के फवारे उसके सर से उबल पड़े, फिर लड़खड़ाते कदमों से जमीन पर गिरा और ज़िबा किए हुए सांड की तरह डकरा रहा था। शैजल ने तलवार को दोनों हाथ से ऊपर उठाकर नोकदार हिस्सा उसके दिल के मुकाम पर गाड़ दिया। उसके वजूद ने 2-3 झटके खाए और मुंजमद हो गया। खाबर, ये ऐसे होश में नहीं आएगी। शैजल तलवार को उसके वजूद का हिस्सा बनाकर मेरी तरफ मबजूल हुई। जब तक ये इस हवेली से बाहर ना निकल जाए, ये इस कुत्ते के तिलिस्म की वजह से बेहोश है, तुम इसे उठाकर बाहर ले चलो। साथ ही उसने कदम मेरी तरफ बढ़ाए। आज इस गुनाह की दलदल को भी हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद करना होगा मुझे। और फिर इससे पहले कि मैं आशी को उठाकर बाहर निकलता, मेरी आंखों ने एक नाकाबिले यकीन महियुरुल अकल मंजर देखा। शलातिल के वजूद ने अंगड़ाई ली और उसने अपने दोनों हाथों से अपने वजूद में पैवस्त तलवार को बाहर निकाला और यकदम उठ खड़ा हुआ। फिर नारा लगाता हुआ तलवार को नेज़े की तरह सीधा करके शैजल की तरफ दौड़ा। इससे पहले कि वो तलवार को शैजल के वजूद में घुसेड़ देता, मैंने बुलंद आवाज लगाई, शैजल। फिर मैं भागता हुआ उसके करीब पहुंचकर उसे एक तरफ धक्का दिया और वो काफी दूर जा गिरी। शलातिल की तलवार सीधी मेरे पहलू में आने लगी। मेरे मुंह से एक कराह बुलंद हुई और मैं पुश्त के बल गिर पड़ा। खाबर, ये फितरती आवाज थी जो शैजल की बुलंद हुई और उसकी आंखें हैरत से फटकर रह गईं। साथ ही वो बरहम होकर यकदम उठी।
उसकी हालत उस वक्त एक खूंखार शेरनी की मानंद हो रही थी। वो धारती हुई शैलातिल की तरफ बढ़ी, जो तलवार हाथ में लिए अभी तक लड़खड़ा रहा था। साथ ही उसने पूरी कुव्वत से उसके गाल पर घौंसा रसीद कर दिया। वो कमरे के वस्त में हवा में मौलिक ऐसे घूमने लगा जैसे पंखा हो। अगले लम्हे वो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। शहज़ल ने एक पांव उसकी गर्दन पर रखा और दूसरा उसकी पुश्त पर, फिर दोनों हाथों से उसका दायां बाजू पकड़ लिया और अगले ही सानिये उसका बाजू कंधे से अलग होकर एक तरफ फेंक दिया। एक दफा फिर उसके गले से दिलदोज चीख बुलंद हुई। शहज़ल ने अब उसकी गर्दन अपने मजबूत हाथों के शिकंजे में जकड़ ली। दूसरे ही झटके में शैलातिल की गर्दन जिस्म से अलग होकर जमीन पर एक तरफ पड़ी हुई थी। उसने नफरत से उसकी लाश पर थूका और भागती हुई मेरी तरफ आ गई। तकलीफ की वजह से मैं नीम जान हुआ जा रहा था, खून बह रहा था और आंखें मेरी बंद हो रही थीं। ये तुमने क्या किया खावर? मेरी खातिर तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। आखिर क्यों? वो मेरे करीब ही बैठ गई। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी तैर रही थी। आपने मेरी जान बचाई शहज़ल जी, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके एहसान का बदला चुका दूं। और फिर हमारी रगों में उस कौम का खून है जो मोहब्बत और फ़र्ज़ की खातिर अपनी जान तक दे देते हैं। मैं बामुश्किल इतना ही बोल पाया, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ खावर, हौसला रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने अपना हाथ मेरे जख्म पर रखा। दर्द की तेज़ लहर उठी और मैं होशो हवास से बेगाना हो गया। पता नहीं मुझे कितनी देर बाद होश आया और खुद को मैंने उसी पार्क के एक बेंच पर लेटा हुआ पाया। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। जख्म वाली जगह पर हाथ रखा तो वो जैसे था ही नहीं। मैं खुद को पहले से बहुत हल्का पुल्का महसूस कर रहा था। मेरे जिस्म में दर्द नाम तक का नहीं था। सामने दूसरे बेंच पर शहज़ल सर झुकाए हुए बैठी थी और साथ ही उस जगह आशी बेहोश पड़ी हुई थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर शहज़ल भी उठ खड़ी हुई। अब तुम खुद को कैसा महसूस कर रहे हो खावर? वो बोली। शहज़ल जी, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने जो हम पर एहसान किए हैं शायद ही मैं उसका बदला चुका पाऊं। खावर, ये तुमने कैसी बात की? गैरों वाली बात ना? ओह, तुम तो मेरे अपने हो और अपनों पर एहसान नहीं किए जाते। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। कितने अरमान से उसने मुझे अपना कहा था, कितनी चाहत से उसने मुझसे अपनायत का रिश्ता जोड़ा। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने कितनी जल्दी तुम्हें अपना कहा? वो दोबारा बोली। पहली नज़र में जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम अपने से लगे। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कई ख्वाब, कई चाहतें, कई एहसासात पैदा हुए। और फिर जब तुमने शैलातिल का वार मेरी खातिर अपने जिस्म पर लिया तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भी जगह बन गई। तुम्हारी इज्जत मजीद बढ़ गई, तुम्हारा एहतराम मुझ पर लाजिम हो गया। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस लड़की को बहुत चाहते हो, अपनी जान से भी ज़्यादा। लेकिन इस बेखबर को क्या खबर खावर? मैं तुम पर ज़बरदस्ती अपना हक जमाना नहीं चाहती। अगर ज़िंदगी में कभी तुम्हारे लिए मोहब्बत के सभी दरवाजे बंद हो जाएं, तो मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर जब भी मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। उसने अपना सडोल हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने मेरे मुंह पर दूसरा हाथ रख दिया। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है खावर, मैं जान चुकी हूँ तुम्हारे दिल की बात। सच्ची मोहब्बत तो वो है जो आंखों से दिल को पढ़ ले। अलविदा। साथ ही उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया और वो उल्टे कदमों चलती हुई एक दरख्त के साथ जा लगी। अगली घड़ी में वो वहां से गायब हो चुकी थी। मैं हसरत भरी निगाहों से उसे तलाश करता रहा। वो मेरी सोचों पर पहरे बिठाकर न जाने किन वादियों में जा चुकी थी। खावर, ये आयशा की आवाज़ थी। मैंने मुड़कर देखा तो वो होश में आ चुकी थी। मैं चलता हुआ उसके पास आ गया। हम कहाँ हैं? वो सर पर हाथ रखकर बोली। हम उसी पार्क में हैं, मैंने जवाब दिया। लेकिन वो डरावना सा लड़का और वो सांप लड़की, वो खौफजदा लहजे में बोली। वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी हैं आयशा, अब हमें घर चलना चाहिए। रात काफ़ी हो चुकी है। फिर हम दोनों वहां से घर आ गए। अगले दिन सुबह ही सुबह आयशा का फ़ोन आ गया। उसने मुझे जिनाह पार्क में आने को कहा। जब मैं वहां पहुंचा तो वो नरम घास पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। खावर, बैठ जाओ मेरे पास। मैं कुछ बोले बगैर ही उसके पास ही बैठ गया और उसके दिलकश जाज़बे नज़र चेहरे पर नजरें मरकूज कर दी। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत थी। खावर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, वो बोली। उस दिन जब मैंने तुम्हें उमर के बारे में बताया तो तुम तबीयत का बहाना करके वहां से चले गए। मैंने उसी वक्त तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ महसूस कर लिया था कि तुम मुझको अपना दिल दे बैठे हो। ये मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिसे चाहा जाए उसे पा लिया जाए। मोहब्बत शरीके हयात तो होती है, शरीके गम नहीं। और सबसे ज़रूरी होता है दूसरे का प्यार अपनाना।
बस तुम दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाओ कि वो तुम्हें खुद ही मोहब्बत का इजहार करे। उसके लिए खुद को बदलो जैसे वो सिर्फ तुम्हें चाहता है। खावर, ये धन दौलत, ये गाड़ियां, ये कोठियां कुछ नहीं। असली दौलत तो मोहब्बत है, प्यार है, चाहत है, खुलूस है। सच्ची मोहब्बत, सच्ची चाहत के सामने सब रिश्ते नाते फीके पड़ जाते हैं। खावर, तुमने उस दिन कहा था कि जाने जिंदगी का ये मोड़ हमें किस मुकाम पर ले जाए। तुम्हारी उस बात को मैंने तो उसी दिन से अपने दिलो दिमाग में छुपा रखा था, मगर ये नहीं सोचा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगे। अभी मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर जिंदगी में उमर के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी तो वो सिर्फ तुम होगे। खावर, ये मेरा तुमसे वादा है। और याद रखो, वादे सिर्फ मुंह ही से नहीं किए जाते, कुछ अहद दिल के भी होते हैं। और कोशिश करो कि तुम्हारा ये अहद मुआशरे में अहद वफा बनकर सामने आए। अब मुझे तुमसे सिर्फ एक आखिरी बात कहनी है। सजदों में गुजार दूं अपनी सारी जिंदगी सिकंदर, एक बार वो कहते मुझे दुआओं से मांग लो। आयशा जी, जिंदगी में हर इंसान के लिए कुछ लम्हात या पल ऐसे आते हैं जो जिंदगी तो बन जाते हैं, मगर जिंदगी के साथ हमेशा नहीं चलते। ऐसे ही लम्हात यादें बन जाती हैं और यादें हमेशा साथ रहती हैं। बाकी जिंदगी तो चलती रहती है, क्योंकि जिंदगी और जिंदगी गुजारने में बहुत फर्क होता है। इसलिए उन यादों को समेट लो, क्योंकि ये लम्हात वापस नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ यादें रह जाती हैं। और यादें इंसान की बेहतरीन साथी होती हैं, जिसे दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। यादें इब्तदा में ऐसे धमाकों की मानिंद होती हैं, मगर बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोहे की तार बनती जाती हैं, जिनके पिंजरे में इंसान की शख्सियत मैसूर होकर रह जाती है। खूबसूरत यादें माजी का अनमोल खजाना होती हैं, जो हाल की तलखियों पर मरहम का काम देती हैं। यादें मायूसी में उम्मीद का जलता हुआ चिराग हैं। खुशगवार यादें एक ऐसे फूल की मानिंद हैं जिसकी खुशबू जिंदगी के आखिरी मरहले तक महसूस की जाती है। मैं नहीं जानता आयशा जी कि आपके दिल में क्या है, मेरा कौन सा मुकाम है, लेकिन मेरे दिल में आपका जो मुकाम है उसके लिए यही कहूँगा, तुम्हें बख्शी है दिल पर हुक्मरानी, और क्या देते। बस यही है हमारी राजधानी, और क्या देते। सितारों से किसी की मांग भरना एक अफसाना था, तुम्हारे नाम लिखती सारी जिंदगानी, और क्या देते। वो हमसे मांगता था उम्र का एक दिलनशी लम्हा, ना देते उसको हम अपनी जवानी, और क्या देते। बिछड़ते वक्त उसको एक नेक तोहफा तो देना था सिकंदर, हमारे पास था आंखों का पानी, और क्या देते। आयशा जी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आज हमें वापस अपने शहर जाना है। मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं तो कहती हूँ चंद दिन और ठहर जाओ यहाँ पर। उसकी आवाज़ में मैंने एक चाहत सी महसूस की, और वो भी उठ खड़ी हुई। नहीं, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। जिंदगी रही तो फिर ज़रूर आऊँगा। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जो उसने थाम लिया, और उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर काफ़ी देर तक थामे रखा। उसकी पलकें नम हो चुकी थीं, और फिर मैं अपने जज्बात पर काबू रखकर बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गया। खावर का बड़ा भाई दिलावर हालात के पेश नज़र बहुत परेशान था, क्योंकि खावर की हालत दिन ब दिन दगरगू होती जा रही थी। खावर जैसे नीम पागल हो गया था, और खावर की ये हालत अचानक हुई थी। पास पड़ोस के लोगों ने दिलावर को मशवरा दिया कि खावर को किसी पहुंचे हुए अल्लाह वाले को दिखाओ, ऐसा न हो कि खावर हाथों से निकल जाए। ये सुनते ही दिलावर मजीद परेशान हो गया। यही नहीं बल्कि घर के सारे अफराद परेशान थे। वालिदा का बुरा हाल था, उनसे खावर की हालत देखी ना जाती थी। उन्होंने सिसकते हुए खावर से कहा, बेटा, जितनी जल्दी हो सके किसी अल्लाह वाले को ढूंढो, वरना मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अब मुझसे खावर की हालत देखी नहीं जाती। और फिर चंद लोगों ने बताया कि दिल्ली में हकीम वकार का मतब है, और उस मतब में एक साहिब होते हैं जो कि बहुत ही पहुँचे हुए हैं। कभी उनके दर से कोई मायूस नहीं लौटा। वो तमाम काम बगैर किसी मुआवजे के करती हैं। नाम उनका हकीम कामिल उर्फ रोलुका है। और फिर मरता क्या ना करता के मिस्ताक दिलावर हकीम वकार के मतब में पहुंच ही गया। रोलुका से मुलाकात हुई और बोला, हकीम साहब, मैंने खावर के हाथ की लिखी हुई डायरी, जिसमें के रूदाद है, वो आपके सामने पेश कर दी है, और आप उसकी वर्क गर्दानी कर चुके हैं। और इसके अलावा आज से 4 दिन पहले रात के वक्त मैं अपने कमरे में मौजूद था कि खावर के कमरे से धीमे लहजे में मेरी समाज से 2 शख्स के बातों की आवाज़ आई। एक तो खावर की आवाज़ थी और दूसरी किसी औरत की आवाज़ थी। औरत बोली, खावर, परसों पूनम की रात है, और उसके बाद जो पूनम की रात यानी अगले माह की जो रात आएगी, उस रात मैं तुम्हें ज़रूर अपने साथ ले जाऊंगी।
थोड़े दिन हैं, तुम बर्दाश्त कर लो। और वैसे भी अब तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं भी बहुत व्याकुल हूँ। ये सुनकर खावर बोला, तुमसे मेरी हालत पोशीदा नहीं, तुमको मालूम है कि मैं तुम्हारे बगैर माहिए भी आपकी तरह तड़पता रहता हूँ। तुम्हें तो मौत ने अपनी आगोश में ले लिया और मैं पल पल बल्कि लम्हा लम्हा के लिए करबो अजियत से दो चार हो गया हूँ। दिलावर के मुंह से ये बातें सुनकर रोलुका बोला, दिलावर साहब आप परेशान ना हो, इन बातों से पता चलता है कि खावर किसी भटकी हुई रूह के चक्कर में आ गया है। दिलावर ने जब रोलुका के मुंह से भटकी हुई रूह के मुतल्लिक सुना तो उसकी सिट्टी गुम हो गई। अचानक जैसे उसके पूरे जिस्म पर सख्ता तारी हो गया। काटो तो उसके जिस्म में लहू नहीं, उसका दिमाग हवाओं में उड़ने लगा, उसकी आंखों में अंधेरा छा गया, उसके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी कि इतने में फिर रोलुका की आवाज़ दिलावर की समाज से टकराई। दिलावर साहिब क्या हुआ, आपको चुप क्यों लग गई? अक्सर लोगों के साथ ऐसा भी होता है, जिस तरह आम जिंदगी में कोई अकेला बगैर किसी सहारे या फिर बगैर किसी के साथ के दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह रूहें भी बगैर किसी सहारे अधूरी रहती हैं, किसी का साथ ढूंढती रहती हैं, और जब उनके मन के मुताबिक कोई मिल जाता है तो उसे अपना ताबे कर लेती हैं और वक्त के साथ साथ अपने ताबे शख्स को अपना गर्विदा कर लेती हैं कि वो शख्स उनके चुंगल में फंस कर रह जाता है। जो शख्स किसी रूह के चुंगल में फंसता है तो वो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते उस रूह का दम भरता है। ये इस तरह होता है कि जैसे कोई लड़की या लड़का एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर जो उनकी हालत होती है, दोनों एक दूसरे को अपने हवास पर इतना सवार कर लेती हैं कि वो एक दूसरे के ख्याल से एक पल के लिए भी गाफिल नहीं रहते। दोनों एक दूसरे पर अपनी जिंदगी वारिद कर देती हैं और जब उन दोनों को किसी सूरत अलग करने की कोशिश की जाती है तो एक दूसरे के बगैर अपनी ज़िंदगी को त्याग देने का ऐलान कर बैठती हैं। और जब उन्हें हकीकत में पता चल जाता है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उन्हें अपनी कामयाबी की उम्मीद नज़र नहीं आती और दोनों एक दूसरे के हसूल से दस्तबरदार हो जाती हैं, तो उनमें से एक, वो जो आशिक होता है, वो अपनी ज़िंदगी से दस्तबरदार हो जाता है। या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत में मौत को खुशी खुशी गले लगा लेती हैं। मोहब्बत में एक आशिक होता है और दूसरा माशूक। आशिक अपने माशूक से इश्क करता है, यानी आशिक तन मन से माशूक को चाहता है, जबकि माशूक को आशिक से इतना लगाव नहीं होता। इसके मायने ये नहीं कि माशूक के दिल में आशिक के लिए जगह नहीं होती, जगह होती है, मगर आशिक से कुछ कम। आशिक के मुकाबले में माशूक ज़्यादा बेहतर हालत में होता है, मगर माशूक के मुकाबले में आशिक ज़्यादा बेचैन रहता है। माशूक की याद में आशिक पल पल अपनी आंखें बिछाए रहता है। माशूक की यादों में दुनिया और माफिया से अलग अपने आप में मस्त रहता है, ऐनी मजनू बन के रह जाता है। इसका सबसे बड़ा मुशाहिदा जैसे लैला मजनू, शीरीं फरहाद, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, यानी कि लैला के लिए कैस मजनू हकीकत में दीवाना बन गया था। उसे अपने आप का होश नहीं रहता था, बल्कि लैला की यादों में अपने आसपास और ज़ात से बेगाना रहता था। बच्चे छेड़ते, यहाँ तक के पत्थर मारते, उसे ना खाने का होश, ना पीने का एहसास और ना ही पहनने ओढ़ने का होश, लेकिन उसे होश रहता था। और किसका होश रहता था? सिर्फ लैला का होश। लैला की यादों ने मजनू को अपने आप से बेगाना कर दिया था। ओह, याद आया दिलावर साहिब, मैं भी क्या लेकर बैठ गया। इस केस में भी ये बात मुसल्लम है कि आपका भाई आशिक है, जो कि किसी पर आशिक हो गया था, और अब ये बात भी जहन में आ रही है कि अब आपके भाई पर कोई रूह आशिक हो गई है, और चूंकि वो रूह भटकती रहती है, लिहाजा वो आपके भाई का साथ ढूंढ रही है। खैर, आप घबराई नहीं, जहां तक हो सका मैं आपके भाई का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, और साथ ही ऐसा भी करूंगा कि उस रूह का तसल्लुत आपके भाई पर से ख़त्म हो जाए। पहले मैं मुफस्सल तस्दीक कर लूँ कि असल मामला है क्या। अगर वो कोई रूह है तो उसका असल मंशा क्या है और उसका आपके भाई के साथ राब्ता कैसे हुआ, और साथ ही ये भी देखना है कि वो कितनी ताकतवर है, और उसे छेड़ा गया तो वो क्या कदम उठाएगी, और उसको आपके भाई से दूर करने के लिए क्या तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि वो अकेली है या उसके साथ और भी रूहें हैं, और यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि आजकल उसका असल मस्कन कहाँ है। दिलावर साहिब, आप अपने घर का एड्रेस कागज़ पर लिख कर रख दें। हस्बे ज़रूरत मैं मालूमात हासिल करूँगा कि ये मसला कब और कैसे हल होगा। आप बेफिक्र होकर घर जाएं, और हाँ, ऐसा करना कि इस बात का आपके भाई को पता न चले कि आप मेरे पास आए हैं। ये सुनकर दिलावर बोला, रोलुका साहिब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और आपका हम घर वालों पर एहसान अजीम होगा, और हम ताहियात आपके हक में दुआगो रहेंगे। आप इस काम का मुआवजा बता दें ताकि इंतज़ाम कर लूँ। ये सुनकर रोलुका बोला, दिलावर साहिब, मैं जो भी काम करता हूँ बगैर मुआवजे के करता हूँ।
मुआवजे के तौर पर 1 रुपया भी नहीं लेता, बस मेरे हक में हाथ उठाकर दुआ कीजिएगा। अब आप बेफिक्र होकर तशरीफ़ ले जाएं। 2 दिन बाद आप मेरे पास तशरीफ़ ले आइएगा। ये सुनते ही दिलावर ने रोलुका से मुसाफिया किया और अपने घर आ गया। अब वो दिली तौर पर मुतमईन था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसके भाई का मसला हल हो जाएगा और उसके भाई की ज़ात से जो रूह चिमट गई है उससे खावर को छुटकारा मिल जाएगा। घर पहुंचकर दिलावर से उसकी वालदा ने पूछा, बेटा तुम किसी अल्लाह वाले के पास गए थे, उनसे मुलाकात हो गई? और अगर मुलाकात हो गई तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बेटा मुझे उम्मीद है कि बुजुर्ग ने ज़रूर तसल्ली बख्श जवाब दिया होगा। वालदा की बात सुनकर दिलावर बोला, अम्मी उन्होंने 2 रोज़ बाद मुझे बुलाया है और साथ ये भी कहा है कि इस बात का इल्म आपके भाई को ना हो कि आप मेरे पास आए हैं, लिहाजा अम्मी इस बात का जिक्र किसी और से न कीजिएगा। दिलावर की बात सुनकर वालिदा बोली, अल्लाह ताला उन बुजुर्ग पर अपना रहम करे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, खावर की तबीयत सही हो जाए। मैं उन बुजुर्ग के हक में ताहिया दुआगो रहूँगी। तुम्हारी बातों से मुझे दिली सुकून मिला है और मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरा खावर ठीक हो जाएगा। बेटा अब तुम नहा धोकर खाना खाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ। इसके बाद दिलावर नहाने के लिए अपने कमरे में चला गया और कपड़े लेकर गुस्सा खाने की तरफ बढ़ गया और फिर दिन मामूल के मुताबिक बीत गया। शाम हुई और शाम के बाद रात हुई तो वालदा ने खाना निकालकर खावर को आवाज़ दी, जो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा था। आजकल खावर का मामूल था कि सारा वक्त अपने कमरे में लेटकर गुजारता था। कई आवाज़ें देने पर भी खावर अपने कमरे से बाहर न निकला तो मजबूरन वालदा को उसके कमरे में जाना पड़ा। कमरे में जाकर वालदा उसके बिस्तर के करीब होकर बोली, खावर बेटा उठो, खाना खा लो। वालदा की बातें सुनकर खावर ने अपनी आंखें खोली। उस वक्त वो अपनी आंखें बंद किए अपने ख्यालों में गुम था। बस मुर्दा चेहरा, उदास और वीरान आंखों से उसने वालदा को देखा और फिर बोला, अम्मी मुझे भूख नहीं, आप लोग खा ली। ये सुनकर वालदा का दिल तड़प उठा क्योंकि खावर ने दिन में भी कुछ नहीं खाया था, बस 1 कप चाय पी थी। वालिदा बोली, बेटा उठो और थोड़ा सा खा लो, तुमने दोपहर में भी नहीं खाया, बस सुबह के वक्त नाश्ते में आधी रोटी खाई थी। चलो मेरे साथ खाना खाने, अगर तुमने नहीं खाया तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, चलो अम्मी की बात मान लो। ये सुनकर खावर बिस्तर से उठा और अम्मी के साथ कमरे से बाहर आ गया। दस्तरख्वान पर घर के और दूसरे अफराद उनका इंतजार कर रहे थे। हाथ मुंह धोकर खावर दस्तरख्वान पर बैठ गया और फिर बड़ी मुश्किल से उसने आधी रोटी खाई और फिर पानी पीकर उठने लगा तो वालदा बोली, बेटा तुमने आधी रोटी खाई है, बेटा पूरी रोटी तो खा लो, जल्दी करो। ये सुनकर खावर बोला, बस अम्मी पेट भर गया, अब खाया नहीं जा रहा। तो वालदा बोली, खावर बेटा ये मेरा हुक्म है कि पूरी रोटी खाकर उठो, चलो जल्दी करो। और अम्मी ने रोटी खावर के हाथ में पकड़ा दी तो बड़ी मुश्किल से उसने पूरी रोटी खाई और पानी पीकर खामोशी से दस्तरख्वान से उठ गया और फिर अपने कमरे में चला गया और लाइट बुझाकर बिस्तर पर दराज हो गया। दिलावर ने आज रात फिर ये फैसला कर लिया था कि खामोशी से खावर के कमरे की खिड़की के पास बैठकर कमरे के अंदर होने वाली खावर और नादीदा वजूद की गुफ्तगू सुनेगा कि उन दोनों में क्या बातें हो रही हैं। रात के 12:30 बजे अचानक खावर की आवाज़ आई, ओ शुक्र है कि तुम आ गई, वरना मेरा तो दम ही निकल जाता। भाई अब मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मुझे तो अब लगने लगा है कि अगली पूनम की रात आते आते मेरा दम ना निकल जाए और तुम पूनम की रात का इंतजार करती रह जाओ। मैं तो बेबस हूँ, वरना आज ही तुम्हारे साथ चलता। अब तो भूख प्यास में भी मुझे होश नहीं रहता। मेरी हालत से घर वाले अलग परेशान हैं। आज सुबह मेरा दोस्त वसीम आया था, मुझे देखते ही वो अफसोस करने लगा। फौरन बोला, खावर ये तुमने क्या हालत बना रखी है, तुम तो बरसों के बीमार लग रहे हो। भाई जल्दी किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, अगर तुम खुद नहीं जा सकते तो मेरे साथ चलो। मेरे एक जानने वाले हैं, वो बहुत पहुंचे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें तुम्हारी हालत के बारे में यकीनन बता देंगे कि तुम्हारी हालत दिन ब दिन जिस तरह खराब हो रही है, मुझे तो लगता है कि कोई हवाई चक्कर है, कहीं ऐसा ना हो कि मौत की आगोश में चले जाओ। वसीम की बात सुनकर मैं बोला, अरे यार ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी, तू घबरा नहीं। 1-2 रोज में मैं खुद किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाऊंगा और दवा से मेरी हालत बेहतर हो जाएगी। अब मैं तो उसे ये बताने से रहा कि मैं आयशा की जुदाई में पल पल बल्कि लम्हा लम्हा को गिन रहा हूँ और मेरी हालत ऐसी है कि एक एक पल एक एक बरस है। दूर जाने से मैं गमों को अनाप रहा हूँ सदियों के पैमाने से कि इतने में नुस्वानी आवाज़ दिलावर की समाज से टकराई। खावर तुम ज्यादा परेशान ना हो, मैं अपनी जगह खुद भी बहुत बेचैन हूँ। तुम तो अपने घर वालों के पास हो, थोड़ा बहुत वक्त घर वालों के मेल जोल से कट जाता होगा, मगर मुझसे मेरा हाल पूछो कि मैं बिन जल मछली के तड़पती रहती हूँ। थोड़ा सा तो वक्त रह गया, बस पूनम की रात में तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी और फिर उस रात तुम मेरे साथ होगे। वैसे भी मैं हर रोज़ बिला नागा तुम्हारे पास आ जाती हूँ। और हाँ याद आया,
किसी के मशवरे पर अमल करते हुए किसी सियाने या किसी पहुंचे हुए के पास हरगिज ना जाना, और हो सकता है कि वो सियाना आदमी हमारा हाल जान ले और फिर हम दोनों को अलग अलग कर दे। और कान खोलकर सुन लो कि ऐसा हुआ तो तुम पूरी जिंदगी तड़पते हुए वक्त गुजार दोगे और मैं तुम्हें अजियतनाक मौत से हमकनार कर दूंगी। और यही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे घर वालों का भी जीना हराम कर दूंगी और सबसे पहले तुम्हारी माँ को मारूंगी जिसको तुम बहुत चाहते हो। ये सुनते ही खावर की आवाज़ सुनाई दी, आयशा मैं किसी सूरत भी किसी के पास नहीं जाऊंगा और मैं अपनी अम्मी को बहुत चाहता हूँ। अगर मेरी अम्मी को तुमसे कोई तकलीफ पहुंची तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। ये सुनते ही नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, अरे नहीं बाबा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। चलो, तुमसे मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी वालदा की तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगी। अब तो खुश हो ना? अरे ये क्या, मुझे अचानक गर्मी क्यों लगने लगी? ओह, मुझे कुछ हो रहा है। और फिर अचानक नुस्वानी आवाज़ करबनाक हो गई। दिलावर को एक जबरदस्त झटका लगा तो वो अपनी जगह चारों शाने चित गिर पड़ा। फिर हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद जब दिलावर के हवास बहाल हुए तो निढाल कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। वैसे खावर के कमरे में भी खामोशी छा गई थी। अज़ान फजर सुनते ही दिलावर उठा और वजू करके नमाज फजर अदा की। फिर जब मुकम्मल उजाला फैल गया तो उसने नाश्ता किया और किसी काम का कहकर घर से निकल गया। वालदा ने पूछा कि किस काम से जा रहे हो तो सिर्फ इतना बताया कि एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, एक ज़रूरी काम है। घर से निकलते ही उसने सर पर पाँव रखकर हकीम वकार के मतब में जा पहुंचा रोलका से मिलने। थोड़ी देर इंतजार के बाद रोलका के सामने दिलावर मौजूद था। दिलावर को देखकर रोलका बोला, दिलावर साहब, आपको तो मैंने तीसरे रोज बुलाया था, आज खैरियत तो है ना? सुबह ही सुबह फिर चले आए। रोलका की बात सुनकर अपने साथ रात में बीते हुए वाकया मनवान सुना दिया। दिलावर की बात सुनकर रोलका बोला, दरअसल रात के वक्त मैं खावर के कमरे में मौजूद था और मैंने उस नादीदा वजूद की बातें सुन ली हैं। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। हकीकत में वो एक भटकी हुई रूह है और काफी हद तक बल्कि मुकम्मल तौर पर तुम्हारे भाई पर अपना तसल्लुत जमा चुकी है। यानी ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि तुम्हारे भाई को अपने हिसार में ले चुकी है। यही नहीं बल्कि तुम्हारे भाई के दिलो दिमाग को अपने कब्जे में कर चुकी है। और ये भी हकीकत है कि आने वाली पूनम की रात में तुम्हारे भाई को मार देगी और उसकी रूह को अपने कब्जे में लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। मैंने उसे एक झटका दिया तो उसकी करबनाक आवाज़ निकली और फिर सर पर पैर रखकर बाहर को निकली तो तुम सामने पड़ गई और इस तरह तुम्हें ज़बरदस्त झटका लगा। ये तो अच्छा हुआ कि मैं मौजूद था, वरना तुम्हारी मौत यकीनन हो जाती। भाई, आइंदा ऐसी हरकत ना करना वरना नुकसान उठाओगे। अब भूल कर भी खावर की टो में ना लगना। अब मेरा और उस रूह का मामला है। अब मेरा और उसका हतमी फैसला बहुत जल्द होगा। कुछ और मालूमात करनी है जिसे मैं बहुत जल्द मालूम कर लूँगा और फिर मुकम्मल तैयारी के बाद उसका और मेरा सामना होगा। उस वक्त तक तुम सब्र से काम लो और भूल कर भी अब ऐसी हरकत न करना जैसा कि रात में हुआ, वरना जानी नुकसान भी उठा सकती हो। अब वो रूह अपने तईं रात होने वाले वाक़यात के मुतालिक खोज लगाएगी कि उसके रास्ते में कौन आया जिसने उसे अचानक ज़बरदस्त झटका दिया। अपनी सारी ताकत बुरुएकार लाकर खोज लगाएगी कि उसकी राह में कौन आ गया। मगर तुम घबराओ नहीं, मैंने खुफिया तौर पर तुम्हारे वजूद के गिर्द हिसार कायम कर दिया है, लिहाजा अब वो तुम्हारे करीब भी नहीं फटक पाएगी। मैं फिर कहता हूँ कि गलती से भी आधी रात के बाद या फिर आधी रात से पहले खावर के कमरे के इर्द गिर्द या कमरे में ना जाना। और यही नहीं बल्कि मैंने खावर के गिर्द भी एक नादीदा हिसार कायम कर दिया है और इस तरह वो अब खावर पर भी काबू ना पाएगी और ना ही खावर को अब जानी नुकसान पहुंचा सकती है। और वैसे भी अब मैं तुम्हारे पूरे घर पर नजर रख रहा हूँ। अब तुम बेफिक्र होकर घर जाओ और मुझसे मिलने का जिक्र किसी से ना करना। इसके बाद दिलावर अपनी जगह से उठा और उल्का से मुसाफिया करके अपने घर आ गया। आयशा का मंगेतर, जिसका नाम उमर था और उसने झूठी मोहब्बत के चक्कर में आयशा को फांस कर उससे शादी कर ली, वो आयशा से जरा भी मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि उसकी नज़र में आयशा की पूरी दौलत थी। आयशा अपने वालिदैन की इकलौती थी। उमर ने झूठी मोहब्बत का जाल कुछ इस तरह आयशा पर डाला कि आयशा उसकी झूठी मोहब्बत के दाम में फंस गई। और वैसे भी जब मतलब परस्त और खुदगर्ज लोग जब मतलब परस्ती पर उतर आते हैं तो अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इस तरह प्लान करते हैं कि उनका मामूल उनके शिकंजे में आ जाती हैं और फिर अपनी दौलत ही क्या बल्कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, जिस तरह के आयशा के साथ हुआ। उमर को आयशा दिल की गहराई से चाहती थी और आयशा से उमर झूठी मोहब्बत का राग अलापता रहता था। उधर आयशा से खावर मोहब्बत करता था और आयशा की खुशी के लिए खावर ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और आयशा के रास्ते से हट गया। लेकिन शादी के बाद उमर ने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाया और एक दिन बड़ी सफाई से आयशा को मौत से हमकिनार कर दिया। मंसूबा इतना ज़बरदस्त था कि किसी की सोच बिल्कुल भी उमर की तरफ ना गई
उमर अपनी आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहाता रहा और फिर 40वें के बाद उमर ने आयशा की सारी दौलत अपने कब्जे में कर ली। कानूनी पेचीदगियों को हल करने के लिए रिश्वत का सहारा लिया और इस तरह आयशा की दौलत और जायदाद को हड़प कर लिया और डकार भी ना ली। वैसे भी आयशा की शादी के थोड़े दिनों बाद आयशा के वालिदैन कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, लिहाजा ऐसा कोई ना था जो कि आयशा की मौत की छानबीन करता। चूंकि उसने आयशा को मंसूबे के तहत मौत से हमकनार कर दिया था, लिहाजा उसके दिल में खौफ भर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आयशा की रूह मेरे पीछे पड़ जाए और मुझे नुकसान पहुंचाए। इस सोच के तहत उमर ने अपना बचाव कर लिया था। वो इस तरह के आयशा की मौत के बाद वो एक आमिल से मिला और आमिल को एक बड़ी रकम देकर अपने गिर्द एक मजबूत हिसार कायम करा लिया। आमिल ने उमर को एक तावीज़ दिया कि वो इस तावीज़ को हर वक्त अपने गले में बांधे रखे और एक ख़ास मुद्दत तक यानी 40वां तक इस तावीज़ की बड़ी हिफाजत करनी है, क्योंकि 40वें तक आयशा की रूह उसे नुकसान पहुंचा सकती है। 40वें के बाद आयशा की रूह उसके करीब भी नहीं आएगी और इस तरह आयशा की रूह से उमर ने अपना पीछा छुड़ा लिया था। आयशा की चूंकि हादसाती मौत थी और फिर ना जाने किस वजह से उसकी रूह भटकने लगी। वो दर बदर की ठोकरें खाने लगी। पहाड़ी इलाके में एक दरख्त पर उसने अपना मस्कन बना लिया था। एक रात ऐसा हुआ कि एक पंडित आया और उसी दरख्त के नीचे आग जलाकर बैठ गया। दोपहर का वक्त था और फिर देखते ही देखते रात का वक्त हो गया। पंडित ने दरख्त के नीचे बैठते ही अपने जंतर मंतर के जरिए दरख्त के चारों तरफ हिसार कर दिया, जिसकी वजह से आयशा की रूह कैद हो गई और अब हिसार की वजह से वो दरख्त से कहीं दूर नहीं जा सकती थी। आधी रात के वक्त आयशा की रूह को तकलीफ होने लगी और उसकी तकलीफ इतनी बड़ी कि उससे बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो सिसकने लगी। सिसकी की आवाज़ इतनी वाज़ी हो गई कि पंडित की समाज से टकराई। तो पंडित ने उस तरफ ध्यान दिया तो उसे पता चल गया कि कोई रूह इस दरख्त पर विराजमान है। फिर तो पंडित ने आयशा की रूह को अपने इल्म के जरिए अपने सामने हाजिर किया तो आयशा की रूह ने साफ साफ और वाज़ेह अल्फाज में अपनी पूरी रुदात सुना डाली। आयशा की रुदात सुनकर पंडित उछल पड़ा और फिर पंडित ने आयशा की रूह को अपने कब्जे में कर लिया। ऐसा होने पर आयशा की रूह बहुत बेचैन हुई, रोई, गिड़गिड़ाई, मगर बेसूद किसी सूरत भी पंडित ने उसे आज़ाद ना किया। और फिर पंडित ने आयशा की रूह को अपना गुलाम बनाकर उससे जायज़ और नाजायज़ सारे काम करवाने लगा। चूंकि आयशा की रूह अब पंडित की गुलाम बन चुकी थी, इसलिए मजबूरी के तहत ऐसे भी काम वो करने पर मजबूर थी जो कि उसके मिजाज से हटकर था। मरता क्या ना करता कि मिस्ताक आयशा की रूह अजियत और करब में रहते हुए पंडित के हुक्म के आगे अपना सर झुका देती और फिर पौने 2 साल तक वो पंडित के कब्जे में रही। वो अक्सर गिड़गिड़ाती रहती थी मगर पंडित के कान पर जूं तक न रेंगती थी। पंडित अपने आप में मस्त था और अक्सर अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपने इल्म के जरिए उसको मजबूर करता था और चूंकि वो गुलाम थी लिहाजा पंडित का हर हुक्म मानती थी। पौने 2 साल पूरे हुए थे कि एक दिन पंडित का हरकत कलब बंद हो गया और पंडित की आत्मा उसका शरीर छोड़कर चली गई। फिर इस तरह पंडित के मरते ही पंडित के कब्जे से आयशा की रूह आज़ाद हो गई। जब वो पंडित के कब्जे से आज़ाद हुई तो उसका ध्यान खावर की तरफ गया और फिर काफ़ी तगोदो के बाद वो खावर के पास पहुंच गई और खावर पर अपना तसल्लुत जमा लिया। चूंकि वो अकेली थी, अकेले उसका दिल नहीं लगता था, इसलिए उसने मंसूबा बनाया कि वो खावर को मारकर खावर की रूह पर कब्जा करके उसे अपना साथी बना लेगी। और इस मंसूबे के तहत आने वाली पूनम की रात को वो अपने मंसूबे को हतमी शक्ल देने वाली थी। खावर के कमरे में जिस रात आयशा की रूह को झटका लगा था, इसके बाद 2 रोज तक आयशा की रूह खावर से मिलने नहीं आई और जब तीसरी रात आई तो उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। कमरे में नमूदार होते ही वो खावर पर बरस पड़ी। खावर, मैंने मालूम कर लिया है कि तुम्हारे घर वाले आमिलों के पास चक्कर लगाने लगे हैं, क्योंकि जिस रात मेरे वजूद को झटका लगा था वो झटका मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर मैंने बर्दाश्त कर लिया था, वरना मेरी जगह कोई और होता तो वो अब तक भस्म हो चुका होता। और मैं यूं बच गई कि जब रामानंद पंडित ने मुझे कब्जे में किया था तो उसने मुझे चंद जंतर मंतर सिखाए थे। खावर, तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है और अभी तक तुमने मेरा दूसरा रुख नहीं देखा। जिस रोज तुम मेरा दूसरा रुख देख लोगे तो तुम दहशत से मर जाओगे। मैं तुमको हुक्म देती हूँ कि अपने घर वालों से मालूम करो कि वो कौन है जो कि आमिल के पास गया था। अब मेरा यकीन हकीकत में बदल गया है, क्योंकि अब तुम्हारे पास आते ही मेरी अपनी ताकतें कुछ कमज़ोर हो रही हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर वाले बेमौत मारे जाएं। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहरहाल मैं आने वाली पूनम की रात तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो अपनी जान से जाएगा। मैं तुम्हारे घर के हर एक फर्द को मौत से हमकनार कर दूंगी। जब मैं कहर बनकर सामने आऊंगी तो तुम्हारे घर वाले मुझे देखते ही अपनी ज़िंदगी हार जाएंगे। और ये बोलते ही वो खावर की तरफ मुड़ी और जैसे ही खावर के हाथ को पकड़ा तो उसे एक ज़बरदस्त झटका लगा
और साथ ही आयशा की रूह के मुंह से जबरदस्त चीख निकली। उस चीख को सिर्फ खावर ने सुना और कमरे से बाहर उसकी चीख को किसी और ने ना सुना। वो अपना सीधा हाथ पकड़कर कुछ मिनट तक झटकती रही और फिर जब उसके हवास बहाल हुए तो उसने कहर बरसाती आंखों से खावर को देखा और बोली, खावर ये क्या हो रहा है? मेरी बातों का ये सबूत है कि यकीनन तुम्हारे घर वालों ने किसी आमिल का सहारा लिया है। वो आमिल मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं खुद जलकर भस्म हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपने घर वालों को मना करो कि वो खामोशी से बैठ जाएं और हमारे रास्ते में ना आए, वरना अपनी जान से जाएंगे। वाज़े अल्फाज में सुन लो कि अब मैं अपनी साथी रूहों के पास जा रही हूँ और उनसे मशवरा करती हूँ कि तुम्हारे घर वालों के लिए कौन सा कदम उठाऊं। कल आने वाली रात में मैं कहर बनकर तुम्हारे घर वालों पर टूट पड़ूंगी और शायद कल ही की रात हम दोनों की मिलन की रात होगी। पूनम की रात की बजाय मैं कल ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। कल मेरा इंतजार करना। और ये बोलते ही आयशा की रूह खावर की नज़रों से गायब हो गई। अब खावर की बेचैनी देखने के काबिल थी। उसे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। वो बुड़बुड़ाने लगा, आयशा मैं किसी सूरत तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे बगैर मरना तो पसंद करूंगा, लेकिन तुमसे दूर रहना किसी पल मुझे मंजूर नहीं। हम दोनों की खुशियों का जो भी कातिल बना, मैं उसे अपने हाथों मौत से हमकिनार कर दूंगा, चाहे वो मेरे घर वाले ही क्यों ना हो। इसके बाद खावर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर गनूद की तारी हो रही हो। वो गहरी नींद में चला गया। गहरी नींद में होने के बावजूद भी वो लंबे लंबे सांस लेता रहा और ये सिलसिला रात भर जारी रहा। और फिर सुबह हो गई। नाश्ता तैयार हुआ तो घर वालों ने खावर को जगाया, मगर आज खावर पर गहरी नींद का गलबा था। ऐसी गहरी नींद वो आज तक नहीं सोया था। खावर की नींद देखकर सारे घर वाले हैरान थे, मगर दिलावर सिर्फ ऐसा था जो कि खावर की नींद से मुतमईन था। उसने घर वालों को मुखातिब करते हुए कहा, आप लोग परेशान ना हो, इसे अपनी नींद सोने दें। जब इसकी नींद पूरी हो जाएगी तो वह खुद ही बेदार हो जाएगा। इसमें घबराने और हैरान होने की ज़रूरत नहीं। खावर की बात सुनकर घर वाले मुतमईन हो गए। ठीक दिन के 9:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो दिलावर का छोटा भाई दरवाजे पर आया तो दरवाजे पर एक अजनबी शख्स खड़ा था। जी फरमाइए, किससे मिलना है? मोहसिन ने पूछा। अजनबी बोला, बेटे मुझे दिलावर से मिलना है। ये सुनकर मोहसिन बोला, मैं भाई साहब को बताता हूँ, आप इंतज़ार करें। और वो घर के अंदर चला गया। चंद मिनट बाद दरवाज़ा खुला और दिलावर नमूदार हुआ तो बोला, रोलुका साहब आपने बता दिया होता तो मैं आ जाता। यहाँ तक आने में आपको काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी होगी। ये सुनकर रोलुका बोला, दिलावर ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। सोचा कि आज मैं बनफ्से नफीस खावर से मुलाकात करूं और इसके पेश नज़र चला आया, तुम मुझे खावर के पास ले चलो। ये सुनकर दिलावर बोला, रोलुका साहिब खावर अभी तक महवे ख्वाब है। रोलुका बोला, वो खुद ही नींद से बेदार हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। मैंने आज घर में बैठकर खावर के लिए कुछ कार्रवाई करनी है। आज उसकी परेशानी और बीमारी का खात्मा हो जाएगा। ये सुनकर दिलावर बोला, अच्छा जी, मैं बैठक का दरवाज़ा खोलता हूँ। और उसने अंदर जाकर अंदर से बैठक की कुंडी खोल दी। रोलुका अंदर बैठक में कुर्सी पर बैठ गया और बोला, अब तुम किसी बर्तन में थोड़ी सी कोयले की आग दहकाओ। ये सुनते ही दिलावर ने चंद मिनट में ही मिट्टी के कुंडे में कोयले की आग दहका दी। इसके बाद खवातीन का पर्दा कराया गया तो रोलुका सहन में जाकर खावर के कमरे के सामने बैठकर आग अपने सामने रख ली। फिर उसने अपने गिर्द और दिलावर के गिर्द हिसार कायम किया और दिलावर से बोला, दिलावर कुछ भी हो जाए अपने गिर्द बने दायरे से बाहर ना निकलना और घर वालों को बोल दो कि कोई भी सहन में ना आए। हालात कुछ भी हो जाएं, खावर चाहे जितना उछले कूदे, मगर उसकी हालत देखकर किसी ने भी सहन में नहीं आना। सारे इंतजामात करने के बाद रोलुका अपने दायरे में बैठकर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। चंद मिनट के बाद रोलुका ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली। उस पुड़िया में किसी चीज़ का सफ़ेद सफूफ था। फिर उस सफूफ पर कुछ पढ़कर फूंका। इसके बाद उस सफूफ को आग में डाला तो आग में से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलने लगा। इसके बाद रोलुका ने अपने सीधे हाथ की सीधी उंगली से इशारा किया तो वो धुआं सामने को बढ़ने लगा। सामने खावर का कमरा था। अब देखते ही देखते वो धुआं खावर के कमरे में दाखिल होने लगा और इस तरह सारे का सारा धुआं कमरे में दाखिल हो गया तो अचानक कमरे में से एक ज़बरदस्त फूंकार सुनाई दी। फूंकार इतनी ज़बरदस्त थी कि दायरे में बैठा दिलावर सहम कर रह गया और दीगर कमरों में बैठे घर वालों की हालत भी दगरगू हो गई। इसके बाद मुतवातिर फूंकार की आवाज़ें आने लगीं और अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि खावर के कमरे से एक बहुत ही लंबी चौड़ी डरावनी हैबतनाक शक्ल की नागिन कमरे से निकलती नजर आई। उसकी आंखों से जैसे चिंगारियां निकल रही थीं। उस नागिन पर नजर पड़ते ही दिलावर का तो पित्ता पानी होने लगा और ये महसूस करते हुए रोलुका ने अपने हाथ का इशारा किया कि तुम खामोश दायरे के अंदर बैठे रहो। नागिन बिफरी हुई आगे को बढ़ी और दायरे से थोड़े फासले पर रोलुका के सामने खड़ी हो गई
और फुंकारने लगी। उसके मुंह से हकीकत में चिंगारियां निकलने लगी थीं। खावर अपने कमरे से झूमते झामते बाहर निकला। उसकी आंखें बंद थीं और वह चलता हुआ आगे को बढ़ा और रोलुका के सामने खड़ा हो गया। नागिन अपनी जगह बदस्तूर खड़ी थी और बराबर फुंकारी जा रही थी। फिर रोलुका ने अपने हाथ की सीधी उंगली का इशारा किया तो वो नागिन धुएं में तब्दील होकर खावर की नाक के रास्ते खावर के वजूद में उतर गई और फिर खावर के मुंह से करख्त नुस्वानी आवाज़ उभरी, ओए बदबख्त नाहिंजार इंसान, फौरन यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा हशर बहुत खराब होगा। मगर रोलुका अपनी जगह बैठा मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ता रहा। वह दिल दहलाता मंजर देखकर सारे घर वाले और खुद दिलावर भी अंगश्त बदंदान था। ओए मैं बोलती हूँ तू यहाँ से फौरन चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं खावर समेत सारे घर वालों को नीस्तो नाबूद कर दूंगी। मैं खावर को हर हाल में अपने साथ ले जाऊंगी। मेरा नाम आयशा है और मैं अपनी जान से भी बढ़कर खावर को चाहती हूँ। मैं अकेली हो गई हूँ, खावर के बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अगर तू अपनी खैर और घर वालों की बका चाहता है तो यहाँ से चला जा। और फिर खावर के मुंह से शोले निकलने लगे, साथ ही आंखों से भी चिंगारियां निकलने लगीं और दायरे की सिमत बढ़ीं। जिस दायरे में रोलुका बैठा था, इसके बाद यही चिंगारियां दिलावर के दायरे की तरफ भी बढ़ीं। मगर दायरे से कुछ फासले पर चिंगारियां जैसे गायब हो गईं। बार बार दिलावर को रोलुका इशारे करता रहा कि बेफिक्र होकर खामोश बैठे रहो। फिर ऐसा हुआ कि खावर की नाक से धुआं निकलना शुरू हुआ और वह धुआं एक जगह जमा होने लगा। जब सारा धुआं निकलकर एक जगह जमा हो गया तो खावर अपनी जगह खड़ा रहने के बजाय औंधे मुंह गिरकर जमीन पर जैसे साकित हो गया। फिर सारा धुआं इकट्ठा होकर एक हैवले की शक्ल इख्तियार कर गया। फिर उस हैवले के मुंह से आवाज़ खारिज हुई, चाहे तू मेरे साथ कुछ भी कर ले, मगर मैं किसी भी हालत में खावर को नहीं छोड़ सकती। और अगर तूने अपने और 6 हथकंडे बंद ना किए तो मैं तमाम घर वालों को मार डालूंगी। मेरी बात अब भी मान ले, वरना आखिर में बहुत पछताएगा। इसके बाद उस हैवला नुमा धुएं का रंग बदलते बदलते काला हो गया। इसके बाद रोलुका की आवाज़ सुनाई दी, देख मैं अभी भी तेरे साथ रियायत बरत रहा हूँ। अभी भी वक्त है कि तू अपनी राह ले और हमेशा हमेशा के लिए खावर का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। तू इस वक्त अपना बचाव नहीं कर सकती तो भला तू दूसरों का नुकसान कैसे कर सकती है। अगर तुझमें ताकत है तो अपनी हिफाजत करके दिखला। मेरा कहा मान ले और खावर के वजूद से दस्तबरदार हो जा, नहीं तो तेरे पास पछताने के लिए भी वक्त नहीं होगा। फिर हैवले के मुंह से निकला, तू अपनी खैर मना कि तू किस तरह मेरे वार से बच सकता है। ये सुनना था कि रोलुका ने अपने सीधे हाथ की सीधी उंगली पर कुछ पढ़कर फूंका और उंगली को सामने करके गोल गोल घुमाने लगा तो उंगली से चिंगारियां निकलकर हैवले की जानिब बढ़ीं और आनन फानन देखते ही देखते पूरे हैवले में शोला भड़क उठा। फिर हैवले में से अजियतनाक और करबनाक बैन की आवाज़ें आने लगीं। फिर देखते ही देखते शोले खत्म हो गए और हैवले का नामो निशान खत्म हो गया। तो रोलुका की आवाज़ सुनाई दी, दिलावर खावर को उठाओ और ले जाकर इसे बिस्तर पर लिटा दो और इसे अपनी नींद सोने देना। जब इसकी नींद पूरी होगी तो ये खुद ही नींद से बेदार हो जाएगा। अब आयशा की रूह का खात्मा हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने तो नहीं चाहा था कि उसके साथ ऐसा हो, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। अब जलकर खाक हो चुकी है। और फिर थोड़ी देर बाद रोलुका दिलावर से मुसाफिया करके वापिस हकीम वकार के मतब में आ गया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं और ख्यालों में खो गया।